डायरी मेरे लिए कूड़ेदान है, बट जो सजा हुआ है, जिसमें कूड़ा नहीं पड़ा हुआ, बस निकाल दिया। मेरे सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट और लोगों को लगता है कि ये तो बहुत सक्सेसफुल है। मैं कहीं पर जाती भी हूँ तो मेरा इंट्रोडक्शन लोग ऐसा देते हैं कि स्टार और ये वो, लेकिन मैं अंदर फील नहीं कर पाती कि मैंने सक्सेस को प्राप्त कर लिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा दिल जानता है कि मैं कहीं ना कहीं खुश नहीं। पूरी आज़ादी का मतलब है पूरी जिम्मेदारी। आपकी लाइफ की एक एक चीज़ की जिम्मेदारी आपकी है। आप अपने बच्चों को आज़ादी दे रहे हो, बट कहीं ना कहीं उसको बाउंड भी कर रहे हो। ये भी मान लिया कि उसी की सेफ्टी के लिए कर रहे हो। आई नो मेरे पापा अगर मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि तू बाहर जा, पर इतने टाइम तक आ जाइयो वापस, इतने टाइम के बाद सेफ़ नहीं है, तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो मेरे लिए कंसर्न्ड है, इसीलिए वो मुझे वैसा बोल रहे हैं। अगर आप मुझे इसके अलावा ये बोल दो कि तू जा, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है, कुछ भी होगा तो संभाल लेगी, तो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना यहाँ से यहाँ चला जाए सीधा, कि मेरा बाप खड़ा है पीछे। तो उनको ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया खा जाएगी हमारे बच्चे को। सच्चाई ये है कि कमरा खा जाता है बच्चे को। अंधेरा बेवजह बदनाम है, मुझे रोशनी ज़्यादा मनहूस लगती है। अंधेरा नींद मुकम्मल करता है, रोशनी कसकर आँखों में चुभती है। फूल जब ऐसे तुम बागीचे में खिले हुए देखते हो तो तुमको बड़े सुंदर लगते हैं, पर फूल जब तुम किसी तस्वीर पे चढ़े हुए देखते हो तो सुंदर नहीं लगते ना, तो वो फूल भी चुभते हैं। किसी से बात करते रहो तो दिल लगा रहता है, वरना कुछ कर ना लूँ डर लगा रहता है। तो मेरे लिए तो ना बात करना इज डिप्रेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में। मैं हूं आपकी होस्ट शोभा राणा। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके इनर वर्ल्ड यानी आंतरिक दुनिया, जहां से आप इस दुनिया के लिए एक पर्सपेक्टिव बिल्ड करते हैं, इस दुनिया को देखने का नजरिया बिल्ड करते हैं, और आपकी आउटर दुनिया, जिस दुनिया में आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को फील कर रहे हैं, अपने रिश्तों को फील कर रहे हैं, इन दोनों वर्ल्ड्स के बीच में क्या कनेक्शन है उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्वर्सेशंस और स्टोरी के थ्रू बता सके और आपको हेल्प कर सकें टू टेक योर जर्नी विद इन। इससे पहले कि मैं आपको इनसे रूबरू कराऊं, सबसे पहले हमें डेटा के अनुसार ये पता चला है कि 88.2% लोग जो हमें सुन रहे हैं वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, और ये एक बहुत बड़ा गैप है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, प्लीज वो सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप हमारे कंटेंट को और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचने में मदद करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है और ये कोशिश आपको किसी दिशा में जाती हुई लग रही है, तो जरूर सपोर्ट कीजिए, और उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आज के इस एपिसोड में हम मिलने वाले हैं निधि नारवाल से, जो कि एक पोएट हैं, स्टोरी टेलर हैं और एक स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट हैं। इनकी पोएट्री के थ्रू ये लाखों करोड़ों लोगों का दिल ऑनलाइन तो जीत ही चुकी हैं, बहुत सारे शोज में भी परफॉर्म करती हैं, और जो इनकी पर्सनालिटी का पहलू लोगों को छू जाता है वो है इनकी सादगी। बहुत ही सिंपल, सीधे, सरल शब्दों में ये आपको अपनी जिंदगी की कश्मकश, अपनी जिंदगी की खुशी, अपनी जिंदगी का गम इस तरह से बताती हैं कि आपको लगता है कि अरे यार, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं निधि नारवाल से ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। हाय निधि। नमस्ते। नमस्ते। मेरे को ऐसा लगा मेरे मतलब इंट्रोडक्शन के लिए भी कविता सुनाई आपने। आज मैं कविता के मूड में हूँ, बिल्कुल मेरा असर है। मुझे लगता है झुमका, ये बिंदी, ये चश्मा ना तुम्हारी बॉडी का पार्ट है। कहीं मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये जरूर होता है। मुझे मेरे साथ पता है, बहुत बार ऐसी चीजें हुई भी हैं जिन्होंने मुझे इस बात पे यकीन कराया कि अब ये मेरी जो है शरीर का हिस्सा बन चुके हैं। जैसे कई बार मैं नहाने गई हूँ, मैंने मुंह धोया है और फिर मुझे एकदम से पता पड़ा है ओ चश्मा तो उतारा ही नहीं, चश्मे में पानी आके पड़ा है सारा। तो ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। मैंने 17 साल तक चश्मा पहना है, तो मैं कंप्लीटली रिलेट कर सकती हूँ कि वो मतलब मैं तो कभी कभी सो भी जाती थी चश्मा पहन के, और वो इतना कंफर्टेबल हो जाता है ना, वो भी अपने ऊपर ढल लेता है। वैसे लिविंग थिंग नहीं है चश्मा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी ढल जाता है आपकी बॉडी की शेप में, उतना सही तरीके से ढीला हो जाता है, सही जगह से टाइट हो जाता है। और पता है गजब की बात क्या है कि लोगों को चश्मा बहुत अच्छा लगता है मुझ पे। लोग मतलब बोलते भी अलग से कि मैम आप चश्मे में बहुत अच्छे लगते हो। सो दिस आई गेस इज अ लिविंग प्रूफ कि लोगों को कमजोरियां बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसे जो आप इतनी लाइफ की चीजों में इतनी सादगी से कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हो ना, मतलब वो दिल को छू जाती है। ये पता है मेरे साथ इसलिए होता है क्योंकि मेरी एक बड़ी खराब आदत है जिसकी वजह से मुझे बहुत कंटेंट मिलता है और वो आदत है चीजों को घूरना।
हाँ, घूरना, देखना नहीं, घूरना। लाइक शोभा, मैं आपको देख रही हूँ एंड शोभा घूर रही हूँ। घूर रही हूँ। क्योंकि मेरे साथ एक चीज होती है कि जब मैं चीजों को घूरती हूँ, यानी मैं किसी चीज पे जब हद से ज्यादा ध्यान दे देती हूँ ना, तो मेरे साथ एक जादू हो जाता है कि वो चीज में से कुछ कविता, कोई कहानी या कुछ ना कुछ तो निकल के आता है, कोई मतलब, कुछ मीनिंग, कुछ उसमें से निकल के आता है। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन शायद इसी को कहते हैं। हाँ यू नो, हाँ ऐसे मैं योगा स्टूडेंट रही हूँ, तो उसमें ना ऐसी टेल्स होती हैं कि पहले जो ऋषि मुनि थे, ये कैसे पता लगा लेते थे कि हमारा से चांद इतने मील की दूरी पे है, इतने किलोमीटर की दूरी पे है, या इस तरह से इस दिन पूरा चांद दिखेगा, इस दिन अमावस्या होगी, क्योंकि वो उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझते थे। क्योंकि कोई यंत्र और ये सब तो था नहीं उस टाइम पे कि इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज हो, या कोई हमारी एस्ट्रोनॉमी ने इतनी तरक्की कर ली क्योंकि कुछ पता था। तो वो ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करते थे कि आप ध्यान लगाओ, मेडिटेट करो, ऑब्जर्व करो, तो बहुत सारी चीजों में आपको बहुत कुछ दिखने लग जाता है। ध्यान देने से बहुत कुछ एक्चुअली दिखने लग जाता है। हाँ, ध्यान कभी देने कभी से वो बहुत दिक्कत भी बन जाती है जिंदगी बहुत की। कुछ पता चल जाता है। ध्यान दे ले अगर लोग वक्त पे, सही चीज पे, तो बहुत भला हो जाए लोगों का। निधि, ये कहाँ से शुरू हुआ कविताएं लिखने का सिलसिला? सच बताऊं तो मुझे खुद को ये नहीं पता कि एग्जैक्ट किस मोमेंट पे मैंने कविताएं लिखना स्टार्ट करा, बट मुझे ये पता है कि मैंने लिखना कब शुरू करा और कैसे शुरू करा। तो मेरे पापा आर्मी में थे, ठीक है, तो उनको आर्मी से ना वो मिला करती थी डायरीज, बहुत सारी ऐसे डायरीज जिन पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है MES, मिलिट्री इंजीनियर, इस वक्त पे। तो वो डायरीज उनको मिलती थी। अब वो तो कुछ करते नहीं थे, डायरीज का उनका कुछ काम होता नहीं था, तो वो लाके मुझे दे देते थे कि तू रख, तेरे किसी काम आ जाएगी, रफ कॉपी बना लियो वैसा। तो डायरी मेरे लिए बिल्कुल उस कैटेगरी में नहीं आती थी कि मैं इसको फेंक दूं या मैं रफ बना लूँ इसको। मेरे को ऐसा होता था कि कुछ इसमें करना है यार जो मेरे लिए ज़रूरी हो। तो शुरुआत ऐसे हुई कि उस टाइम हम लोग एक हरकत किया करते थे कि जो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स वगैरह आती थी, उसमें जैसे सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोज़ छपी छपी आती थी, बहुत सारी बड़ी बड़ी भी। तो हम उनमें से कोई भी सेलिब्रिटी, चाहे हमें पसंद है चाहे नहीं है, धोनी छपा आ रहा है, धोनी फाड़ लिया, कटरीना कैफ छपी आ रही है, कटरीना कैफ काट ली वहाँ से, और काट काट के उसमें चिपका दी है डायरी में, बस कि हाँ डायरी सुंदर लग रही है बस ये पेज भर गए हैं, सुंदर तरीके से भर गए हैं। फिर हम उसको अपने पास रखते थे। तो मेरे को वैसे आदत पड़ी थी पहले कि डायरी के साथ मैं कुछ तो करूँ कि ये पन्ने भरूँ। कोई भी बच्चा मान लो स्कूल से अपने घर जा रहा है, वो उसके माँ बाप उसके पास बैठ रहे हैं, पूछ रहे हैं बेटा स्कूल में क्या हुआ, तो वो अपने सारे दिन की बता रहा है कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। हमारे घर में वैसा कुछ उतना ज़्यादा रहा नहीं है कि हमारे माँ बाप कभी ऐसे नहीं बात करते थे कि और बेटा स्कूल में क्या हुआ। बट मुझे बड़ी चुल रहती थी कि यार मैं भी किसी को बताऊँ कि मेरा पूरा दिन ऐसे गया है। तो मैंने डायरी एंट्रीज फिर करनी स्टार्ट करी। मैं डायरीज को अपना, मतलब मैं डायरी के पन्नों को अपना दिन बताया करती थी कि आज मैंने ये करा, आज हम मेरी दोस्त के घर गए, आज हमने वहाँ पे उसके घर पे ये खाया, ये वो। तो डायरी एंट्रीज से जो है सिलसिला स्टार्ट हुआ था। बट देन धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स रहे मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से वो डायरी एंट्रीज थोड़ी थोड़ी इंटेंस होती गई, और फिर वो धीरे धीरे पोइट्रीज में मोल्ड होती गई। मतलब उसके रीजंस रहे हैं बहुत सारे अलग अलग। जैसे मेरे कभी उतने ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो मुझे वैसा होता था कि मुझे लिखने में मज़ा आता था, तो मैं लिख रही हूँ। मुझे हॉस्टल में छोड़ दिया, हॉस्टल में मुझे पढ़ाई करने में उतना मज़ा नहीं आ रहा, नॉवेल्स वार्डन नहीं अलाउ कर रही, नॉवेल्स जो हम ला रहे हैं लेके फेंक दे रही है कि ये नहीं पढ़नी, मोबाइल फ़ोन्स थे ही नहीं, तो कुछ हम ढूंढते थे ना कि क्या करें। तो मेरे पास लिखना होता था तो मैं लिख लेती थी। आपकी कविताओं के थ्रू ना कहीं कहीं मुझे लगता है एक मेंटल हेल्थ, एक इमोशनल हेल्थ भी हील हो जाती है एक इंसान की। तो इसके बारे में कुछ बताओ मुझे। पता है, मैंने ये रियलाइज करा है कि लिखना, नॉट जस्ट कविताएं लिखना, बट इंडिविजुअली लिखना, ठीक है, कुछ भी तुम लिख रहे हो, वो मेरी लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। मेरी लाइफ में कुछ हो गया, ठीक है, मैं अंदर से थोड़ी सी उलझी हुई फील कर रही हूँ या कुछ भी, अब मुझे पता है कि इसमें से कोई कविता तो नहीं निकल रही, पर जब तक मैं उसको लिख नहीं लूंगी वो निकलेगा नहीं मेरे अंदर से, सुलझेगा नहीं उस तक। हाँ, तो मेरे लिए लिखना वैसे थेरेपी बन गया कि सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए। मतलब वैसे कहने में तो अच्छा नहीं लग रहा, पर डायरी मेरे लिए कूड़ेदान है, बट जो सजा हुआ है, जिसमें कूड़ा नहीं पड़ा हुआ, बस निकाल दिया अपने अंदर से। अंदर जो भी है उथल पुथल उसको डंप कर दिया। डायरी फॉर मी इज एन एग्जांपल ऑफ सुंदर डस्टबिन, जो कि होते नहीं है, बट इफ डस्टबिन वाज सुंदर देन इट वाज अ डायरी। हाँ, तो वो डायरी होती है। निधि, आपने बात की कि हमारे घर पे कुछ ऐसा माहौल नहीं था कि पेरेंट्स बहुत बातचीत करते, एक कम्युनिकेशन गैप था। तो ऐसा आपको क्यों लगा कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए था, या क्या आपकी लाइफ में लैकिंग था, या क्या आप मिस कर रहे थे?
मुझे मतलब ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जहाँ में जितनी दिक्कतें हैं ना, किसी भी इंसान की या किसी भी देश की, कहीं पे भी कुछ भी मसला, कोई प्रॉब्लम है, अगर हम उसके बारे में बात कर लें तो वो सॉल्व करा जा सकता है। और मेरी लाइफ की बहुत सारी मतलब बचपन की ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं जो कि बिना सॉल्व हुए ही रह गई, वो पड़ी रही, वो दिक्कतें कभी सॉल्व नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था। और बहुत सारी दिक्कत इनफैक्ट सिर्फ मेरी नहीं, मेरे मम्मी पापा की भी ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि सॉल्व नहीं होती जस्ट बिकॉज वो लोग बात नहीं कर रहे उस बारे में। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन गैप जो ये रहा ना, ये नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि अगर ये नहीं रहता तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में जो आज हैं वो शायद एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। बट ये कम्युनिकेशन गैप कहाँ से आया, क्यों आया? ये तो इसके तो मुझे लगता है काफ़ी सारे रीजंस हैं। जैसे पापा बीइंग अ फौजी, तो उनके साथ तुम इमोशनल तो हो ही नहीं सकते। फौजी आदमी के साथ तो भूल जाओ कि तुम बैठ के सेंटिमेंटल कि पापा आज बड़ा रोना आ रहा है। नहीं, रोना क्यों आ रहा है? तुम कमज़ोर हो, तुम रो रहे हो। मतलब उनके बिलीव्स और उनके ओपिनियंस ही बहुत अलग है ना, बहुत अलग है और बहुत रिजिड है कि इतने फ्लेक्सिबल भी नहीं है वो कि हम अगर कुछ बोल रहे हैं, कुछ अलग बोल रहे हैं तो उसको ईजीली अपना पाए। वो कोशिश करते हैं बट उनके लिए उतना आसान नहीं है जितना आज की जनरेशन में मतलब हमारे लिए, कि हम अगर किसी को सुन रहे हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, ये इंसान अलग है बट सुनो तो सही कि कह क्या रहा है। उनकी प्रोग्रामिंग दिमाग की वैसी है ही नहीं। तो उस रिजिडनेस की वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो डर था हमें। मतलब एक तो फौजी आदमी और टू वे था ना। हाँ, कि वो भी नहीं कम्युनिकेट करते थे। हाँ, तो आपने भी कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेट इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनको ऐसा लगता था, उनको आज भी ऐसा लगता है कि हम अगर अपने बच्चों को बताएंगे ये सब कुछ कि हम पे ये बीत रही है तो हम बहुत कमजोर दिखेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ना शेयर कर पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी कमजोरी है। उनको ऐसा लगता है हम रो देंगे या हमारे बच्चे रो देंगे तो वो एक कमजोरी है। उनकी इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस। हाँ, तो वो चीज है, उसकी वजह से मतलब पापा लोग तो कभी इसी वजह से शेयर नहीं कर पाए। उनको हमेशा रहता है ना कि नहीं नहीं बच्चों पे लोड क्यों डालना। और हम लोग कभी इस चीज़ की वजह से शेयर नहीं कर पाए क्योंकि हमें डर लगता था। आज भी लगता है, हमें ऐसा लगता है कि यार समझेंगे नहीं ये लोग। तो इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से क्या क्या आपकी लाइफ में दिक्कतें आई? इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से मेरी लाइफ में कविताएं आई। वो तो दिक्कत नहीं है। विच इज नॉट अ दिक्कत बट विच इज अ साइन ऑफ दिक्कत, क्योंकि कोई भी इंसान अगर लिख रहा है तो जनता, दुनिया, लोग उसके बारे में यही सोचते हैं कि इसकी जिंदगी में कुछ तो है जो ठीक नहीं चल रहा। इसी वजह से ये लिख रहा है। तो उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा आया जिसकी वजह से लोगों को आइडिया पड़ रहा है कि मेरी ज़िंदगी उतनी भी सही नहीं चल रही है, क्योंकि मैं लिख रही हूँ, मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, मैं तरीका ढूंढ रही हूँ कि अपने अंदर से चीज़ें निकाल दूँ। उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से अब मतलब हमारी फैमिली ऐसी हो गई है कि मान लो कोई लड़ाई हो जाती है, ठीक है, कोई नॉर्मल आर्ग्यूमेंट हो गया यार किसी भी चीज़ को लेके, टीवी के ऊपर हो गया, ये चैनल चलेगा, ये चैनल नहीं चलेगा, पर वो इतना इंटेंस हो गया कि उस टाइम पे लड़ाई हो गई। अब लड़ाई होने के बाद घर में 4 इंसान है, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन। लड़ाई होने के बाद इतना नहीं है किसी बंदे में कि बैठ के उसको एड्रेस करें। अगर लड़ाई हुई है तो मुझे ये रहता है कि बात करो यार, बात कर, क्यों नहीं बैठ रहे तुम बात करने, क्यों भाग रहे हो लड़ाई से। और उनको वैसा रहता है कि लड़ाई होगी ना, अपने कमरे में जाओ, चुप होके बैठ जाओ, दूसरे साइलेंस रखो, थोड़ी देर साइलेंस। और उस साइलेंस में ना एक मतलब हवा बड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है घर की, क्योंकि उस साइलेंस को कौन ब्रेक करेगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, उसका बर्डन। और जो जिम्मेदारी ले रहा है ब्रेक करने की वो क्या बोलेगा? वो लड़ाई से रिलेटेड कुछ बोलेगा या वो एकदम से ऐसे प्रिटेंड करेगा कि सब नॉर्मल है, कि सब कुछ मतलब नॉर्मल है। बट क्या होता था ज्यादातर यही होता था कि चुपचाप पड़े रहो, मैं, मेरी बहन अपने कमरे में चले गए, मम्मी पापा अलग है, फिर मैं, मेरी बहन आपस में बात करके नॉर्मल हो जाते थे। तो हमें फिर वही होता था कि मम्मी पापा से अब लड़ाई, तो फिर हम कभी वापस जाके कौन मधुमक्खी के छत्ते में हाथ मारे। तो हम लोग नॉर्मली बिहेव करते थे कि एज इफ कुछ नहीं हुआ। बट वो प्रिटेंड करते 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 एक पॉइंट आता है ना जब तुम थक जाते हो जताते जताते भी, उसके बाद जताना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये पॉइंट भी आ चुका है कि मेरे लिए जताना मुश्किल हो गया, बट क्योंकि अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है ना जताने की, तो अब मैं वो कर भी अच्छे से रही हूँ। मतलब दोनों चीजें मैं जता भी नहीं पा रहा, छूट भी नहीं पा रहा, वो वैसा हो गया। ये बड़ा एक अजीब सा दौर होता है जिंदगी का, जहाँ पे आपको करना कुछ है लेकिन कुछ और करने की इतनी प्रैक्टिस हो गई है
हाँ कि जो करना है वो हो नहीं पा रहा और लग रहा है कि सही तो यही है, मतलब सही दिल तो को ठंडक तो यही है। यही करके मिलेगी, पर ये हो क्यों सही नहीं पा में रहा है। एग्जैक्टली ऐसा मेरे साथ पढ़ाई को लेके हुआ है। मतलब दोस्तों अगर तुम्हें नहीं पता हो, मैंने मास्टर्स कर रखी है जूलॉजी में। कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि कोई कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो मुझे ये चीज़ समझ में आई, ये पूरे इससे मतलब मेरे को लिख के ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो इस पूरे से मैंने ये समझा कि यार हमेशा पता है ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ तुमको समझ में आ रही है वो तुमको अच्छी भी लगे। हो सकता है तुमको कुछ और अच्छा लगता है, बट जो तुमको अच्छा लगता है तुम उसको अभी उतना अच्छे से समझे नहीं हो, पर तुम कोशिश भी ना करो जस्ट बिकॉज तुमको कुछ और ऑलरेडी अच्छे से समझ में आ रहा है तो ठीक है वही कर लो। ये तो बहुत ही अनफेयर है खुद के साथ कि खुद को एक मौका भी ना दो। हाँ, वो बड़ा डिफिकल्ट टाइम होता है जब आपको समझ में नहीं आ रहा है पूरी तरह के तरीके से कि आपको अच्छा एक्चुअल में क्या लग रहा है, तो आप दूसरों को, अपने पेरेंट्स तक कैसे पहुंचाओ उस बात को, और वो भी कैसे समझे, है ना। जब आप खुद ही नहीं समझ पा रहे हो, आप खुद ही अभी टटोल रहे हो कि क्या मुझे सच में पसंद है, कितना पसंद है, मुझे इसमें क्या करना है, तो आप पेरेंट्स को भी कैसे बताओ कि यार मुझे ये करना है। और उसके साथ ही साथ आपका एक ऐसा करियर है, एक सीधा रास्ता है जो मास्टर्स कर ली, जैसा कि आपके आगे पीएचडी की एक तलवार लटक रही है कि पीएचडी करनी है ना, वो सीधा रास्ता दिख रहा है। तो एक ऐसे रास्ते पे जहाँ पे आप खुद को भी टटोल रहे हो, वहां पे दूसरे लोगों को भी अलाइन करना बड़ा डिफिकल्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सीधा रास्ता है, ठीक है, और ये एक मुड़ा हुआ रास्ता है, लंबा, बहुत लंबा। ये सीधा है और छोटा है, और ये एक लंबा रास्ता है, बट ये सीधे रास्ते पे बहुत सारे कांटे हैं। और जो ये लंबा रास्ता है ना, ये लंबा बहुत है, बट मे बी शायद यहाँ पे वो कांटे नहीं है जो कि सीधे वाले रास्ते पे हैं, वो डिफिकल्टीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स तो हैं, यहाँ पे तुम्हारे अपने अलग स्ट्रगल्स है, यहाँ पे तुम अलग चीजें देखोगे, अलग तरह की गलतियां करोगे, बट कम से कम यार वो गलतियां करके भी तुम खुश रहोगे। और यहाँ पे तो मतलब वही है किल्लस वाली जिंदगी की, कुछ कर भी रहे हो, जो कर रहे हो वो भी पसंद नहीं है, करके भी खुशी नहीं मिल रही, ना करके भी खुशी नहीं मिल रही, और हर टाइम हर दूसरे मोमेंट ये रिग्रेट हो रहा है कि यार काश दूसरा वाला रास्ता ले लेते। तो आपके पेरेंट्स अभी आपके इस पोइट्री करियर को पूरी तरह समझ पाते हैं, बढ़ावा देते हैं, या फिर वो कोशिश करते हैं। वो ऐसा भी नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते, वो सपोर्ट करते हैं, बट उनका वैसा है, पता नहीं फॉर सम रीज़न उनको ऐसा लगता है कि अगर तुम एक आर्टिस्ट हो तो जो तुम्हारा आर्ट है, तुम्हारा पैशन जो तुम फॉलो कर रहे हो, वो तो बहुत ईजी चीज़ है। क्योंकि वही है कि वो पोइट्री को भी सपोर्ट कर रहे हैं, बट वो मुझे कह रहे हैं कि पढ़ भी लेना साथ साथ। ऐसे दबाव नहीं डाल रहे कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट कन्विंस करने की कोशिश करते रहते हैं कि पढ़ भी लेना साथ साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इतना इजी काम है कि मैं इसको साथ साथ कर लूँगी। तो वो कोशिश कर रहे हैं पर पूरी तरीके से नहीं समझ पाए हैं, पर मेरे दिल के अंदर थोड़ी सी उम्मीद है कि समझ जाएंगे। मतलब आज़ादी तो दी है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्टेड आज़ादी है कहीं ना कहीं। वही कि जो पहनना है पहनो, जहाँ घूमने जाना है जाओ, पर 8 बजे से पहले आ जाना। हाँ, वैसा। जो पहनना है पहनो, लेकिन घुटने से नीचे होना चाहिए बस। हाँ। लव मैरिज करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारी जात का होना चाहिए। हाँ, ये जो रेस्ट्रिक्टेड आज़ादी है ना, तो उसमें पेरेंट्स ना एक बार्टर कर लेते हैं, मतलब एक नेगोशिएशन कर लेते हैं कि हमने तो देखो बड़े खुले विचार के, हम तो सब करने देते हैं कि हम तुम्हें ये दे देंगे, बट वो बट जो आ जाता है ना कि ठीक है ये करो, लेकिन सुनो। इसके बाद जो होता है ना, वो एक अग्रीमेंट हो जाता है फिर कि भाई तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। जो भी तुम हमारी इतनी उनको बात रिटर्न मानो। में मतलब कुछ चाहिए। मुझे ऐसा लगता है वैसे ये गलत भी नहीं है, क्योंकि कौन माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों से कुछ उम्मीद लगाए बैठा है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे या कुछ भी। लेकिन उस उम्मीद के चक्कर में, या फिर चलो आप अपने बच्चों को आज़ादी दे रहे हो बट कहीं ना कहीं उसको बाउंड भी कर रहे हो, ये भी मान लिया कि उसी की सेफ्टी के लिए कर रहे हो। आई नो मेरे पापा अगर मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि तू बाहर जा, पर इतने टाइम तक आ जाइयो वापस, इतने टाइम के बाद सेफ नहीं है, तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो मेरे लिए कंसर्न्ड है, इसीलिए वो मुझे वैसा बोल रहे हैं। पर मुझे कई कबार ऐसा लगता है कि यार अगर आप मुझे इसके अलावा ये बोल दो कि तू जा, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है, कुछ भी होगा तो संभाल लेगी, तो अगर मुझे वो मिल जाए ना इस चीज़ के बदले उनसे, तो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना यहाँ से यहाँ चला जाए सीधा, कि मेरा बाप खड़ा है पीछे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, कुछ भी हो रहा है। बट मुझे वो नहीं मिलता। पेरेंट्स जिस
अनदेखी चीज से या जिस खतरे से हमको बचाना चाहते हैं ना, वहां पे ना वो ये सोच रहे हैं कि हम कहीं पे जाएंगे तो ही हमारे ऊपर कोई खतरा आने वाला है। वो ये नहीं समझ पाते हैं शायद कि ये दुनिया ना बहुत बदल गई है और यहाँ पे खतरा ना हर चीज में है। तो आप उसको ऐसे समेट नहीं सकते एक दायरे में कि जो आपके साथ गलत होना ना वो 8 बजे तक अगर आप आ गए तो ही उसकी प्रोबेबिलिटी आप 0 कर दोगे, और जैसे ही 9 बज गए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 100 हो जाएगी कि बस कुछ गलत, कोई पहाड़ ही टूट जाएगा। पता है, ये वही बात है जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि हम लोग बहुत खोए हुए हैं या हम लोग खो गए हैं। तो एक बात है कि खो जाने के लिए ना कहीं जाना नहीं पड़ता। आप यहाँ बैठे हुए हो, कोई शख्स अपने घर में अपने आंगन में कुर्सी डालकर अगर बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं किसी लेवल पर वो शख्स भी खोया हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके कानों तक उसके बच्चों की आवाज नहीं पहुंच रही। वो अपने में लगा हुआ, अपने सर के अंदर है, वो जो भी उसके अंदर चल रहा है वही चीज है। तो मतलब वही कि कोई भी गलती हम जैसे कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, वो वैसा नहीं है कि हम कहीं बाहर निकले हैं तो दुनिया में हमारे साथ गलत हो रहा है। हम अपने कमरे के अंदर बंद है ना, तो भी हम गलतियां कर रहे हैं, हम गलत फैसले ले रहे हैं बहुत सारे, कमरे के अंदर बैठे बैठे, हम कहीं जा भी नहीं रहे। पर इस चीज को वो लोग समझते नहीं है जो माँ बाप होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बाहर की दुनिया खा जाएगी हमारे बच्चे को। सच्चाई ये है कि कमरा खा जाता है बच्चे को बैठे 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 बैठे। हाँ, एक जो फ्रीडम है ये ना बड़ा ही सब्जेक्टिव मैटर है, और बहुत सारे लोग इस कॉन्वर्जेशन को सही लेंगे, बहुत सारे लोगों को लगेगा अरे ऐसे थोड़ी होता है। माँ बाप को एक जो हमें आदत है ना इतने सदियों से कि वो लोग तो भगवान है, कोई देवी देवता है, उन्होंने जो कह दिया वो तो बिल्कुल ही मतलब पत्थर की लकीर होती है, और तुमने उनके खिलाफ कैसे बोला, तुमने ये कैसे कहा कि वो फ्रीडम कम दे रहे हैं, अरे यार तुम्हारे लिए तो दे रहे हैं। मतलब इस तरह का एक जो आर्ग्यूमेंट है ना, मुझे उसमें भी कुछ सही या कुछ गलत नहीं लगता, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड ये चीज ना हर किसी के लिए बहुत पर्सनल हो सकती है। आपके साथ किस तरह से वो चीज आपकी लाइफ में आपको क्या चीजें करने से रोक रही है और किस चीज के लिए अलाउ कर रही है, तो आपका उस फ्रीडम से रिश्ता कैसा बनेगा वो उस पर डिपेंड करेगा। वही सेम चीज मेरे साथ कैसे हो रही है, क्योंकि इसमें कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरे पेरेंट्स ने इतनी ज्यादा फ्रीडम दी कि मुझे ना कभी ऐसा कॉल नहीं आया कि तुम इतनी लेट हो गई हो, कहाँ हो, क्या हो। पहले तो फोन ही नहीं होते थे जब तक कॉलेज में थे, है ना, कभी ऐसा फोन नहीं आया। तो मेरा उल्टा साइकोलॉजी कि अरे मेरे पेरेंट्स तो मुझे प्यार ही नहीं करते, बाकी सबके पेरेंट्स देखो 6 बजे से शुरू हो जाते हैं फोन करना, 10 बार फोन आ गए, मेरे पेरेंट्स को तो फोन ही नहीं आते, शायद उनको पड़ी नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो ना बड़े सब्जेक्टिव है ये मैटर। ये वाले केस में पता है तुमको आजादी चुभने लग जाती है। हाँ, मेरे साथ इतना आजाद भी पता है क्या, था। जब बहुत आजादी हो जाती है ना तो उसके साथ ना पूरी आजादी का मतलब है पूरी जिम्मेदारी। आपकी लाइफ की एक एक चीज की जिम्मेदारी आपकी है। ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार मैं चूज करूंगी ना क्या करना है मुझे अपनी लाइफ में, मैं डिसाइड करूंगी मुझे करियर में क्या करना है, मैं डिसाइड करूंगी मुझे किससे प्यार करना है, मैं डिसाइड करूंगी मेरे दोस्त कैसे होंगे, मैं डिसाइड करूंगी मेरा घर कैसा दिखेगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और अच्छा होता भी है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ गलत होता है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के लिए ना आप हर वक्त नहीं तैयार होते हो। हर वक्त आपको लगता है कि यार कोई मतलब थोड़ा सा इसमें शेयर कर ले लोड। तो मैं कह रही हूँ ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी बता रही हूँ कि ना उस तरफ खुश रहते हो ना इस तरफ खुश रहते हो, इस तरफ क्या ज्यादा सही है। फिर यहाँ पे वो आ जाता है ना कि ज्यादा गलत या फिर ज्यादा सही क्या है। फिर आप सोचते हो नहीं यार अगर इतनी आजादी ना मिली होती तो शायद मैं इतना कुछ नहीं कर पाती जो मैंने किया। मुझे ऐसा लगता है कि आजादी एटलीस्ट इतनी मिलनी चाहिए हर इंसान को कि वो अपने हिस्से की गलतियां कर पाए। ठीक है, तुम अपने बच्चों को बता सकते हो, अगर सामने मल्टीपल रास्ते हैं तो तुम बता सकते हो कि उसे कौन से पे जाना चाहिए या कौन से पे उसे कम परेशानी होगी, बट एंड ऑफ द डे उसे चूज करने दो ना। अब तुमने उसको बता दिया कि यहाँ पे दिक्कत होगी, फिर भी वो वहां पे जाना चाह रहा है, यानी कि वो कहीं ना कहीं वो दिक्कतें फेस करने के लिए तैयार है या उसका मन है कि वो उन दिक्कतों से उलझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम अपने बच्चों को गलतियां नहीं करने दे रहे, ठोकर नहीं खाने दे रहे, तो वो कुछ सीखेंगे भी नहीं, क्योंकि हर इंसान अपनी गलती से ही सीखता है। अब माँ बाप ठीक है इतना हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से वो हमारे साथ रहें, चाहे वो फ़ोन कॉल पर हमारे साथ हैं या हम उन्हें अपडेट्स दे रहे हैं या कुछ भी, वो वैसे हमारे साथ हैं। पर एक वक्त तो ऐसा आएगा ना जब माँ बाप नहीं होंगे साथ, तब क्या करोगे? और माँ बाप को भी ये बात पता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो हमारे साथ नहीं होंगे, तो तब क्या हम लोग गलतियां नहीं करेंगे? तब भी तो गलतियां करेंगे, तब कौन बचाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम
तुम्हारा बच्चा इतना हेल्पलेस फील करे कि अब तो मम्मी पापा नहीं है, अब मैं क्या करूं, उस टाइम उसको ये फील ना होने दो। इससे अच्छा बेटर है कि तुम उसे आज गलतियां कर लेने दो, ताकि वो सीखे, खुद रिस्पॉन्सिबल बने। हम इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू ना डिकोड कर रहे हैं कि बच्चों का उनके पेरेंट्स के साथ हाँ। रिलेशनशिप और उस रिलेशनशिप के मल्टीपल डायनेमिक्स कैसे होते हैं। तो ये कॉन्वर्सेशन में मैं अपने बस व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि हम कुछ ये नहीं कह रहे कि ऐसा करो, ये सही तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। कि कहीं लोग हमें ही मतलब बोलने लगे कि अरे तुम ये क्या कह रहे हो। हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ अपनी जिंदगी के अपने पहलू से बता रहे हैं कि मैं आजादी को कैसे देखती हूँ और आप आजादी को कैसे देखते हो। और इन दोनों के बीच में भी ना बहुत सारे करोड़ों तरीके हैं आजादी को देखने के, बहुत सारे, क्योंकि उस बीच में करोड़ों लोग भी है ना। जितने लोग हैं ना, पता है उतने नजरिए हैं, उतने नजरिए हैं। आपका एक पॉडकास्ट था ना नजरिया, हाँ, बहुत खूबसूरत सा। मुझे लगता है वो यहीं से कहीं से निकला है जिंदगी, वो ऑब्जर्वेशन से ही निकला है। चीजों को घूर घूर के निकला है वो। निधि, आपको ऐसा लगता है कि आप एक पीपल प्लीजर हो? देखो, मैं आपको बताती हूँ, मेरी प्रेजेंस में है ना, लोग खुश तो होते हैं, पर मैं उनको खुश करने के लिए खुद ऐसे कुछ सोच के नहीं करती कि हाँ मुझे ये करना है ताकि ये बंदा खुश हो। मैं आई जस्ट बी माई सेल्फ, जैसा भी मैं जैसी भी हूँ। मेरे को रोना भी आ रहा है तो सामने वाला कर लेगा आइडेंटिफाई, क्योंकि मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता। मेरे को रोना भी आ रहा है या मेरा मूड भी खराब है तो वो मेरी शक्ल पे दिख जाता है। अब वहां पे सिर्फ सामने वाले बंदे को खुश करने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, अगर लोगों की जगह पेरेंट्स को रख दिया जाए तो उनको प्लीज करने के लिए आप क्या क्या करते हो? मैंने बड़ी इमेज बनाई है मम्मी पापा के आगे अपनी बचपन से। पता नहीं, मतलब मेरे को ना, मेरी पूरी लाइफ अब तक की ऐसी रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप मुझसे खुश रहें, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि है भी। लेकिन मैंने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके निभाने की कोशिश करी है हमेशा। कि जैसे मैं पढ़ भी रही हूँ, उसका आधे से ज्यादा रीजन ये है कि पापा खुश हो रहे हैं, नंबर आ रहे हैं अच्छे, पापा खुश हो रहे हैं। तो पेरेंट्स के साथ में तो वो है, रोना आ रहा है, मूड खराब है या कुछ भी, तो उनके आगे नहीं दिखा पाती। वही जो मैंने पहले बताया था, कम्युनिकेशन गैप है, उसकी वजह से भी नहीं बता पाती। बट अंदर से मन भी कहता है कि छोड़ ना। जब दिखता है कि वो दोनों परेशान है ऑलरेडी, तो अंदर से मन ये कहता है कि छोड़ ना, इनको मत पता, ऑलरेडी दिक्कत है इनकी लाइफ में बड़ी। पर हम ऐसा सोचना क्यों शुरू हो जाते हैं? हमें क्यों लगता है कि हमें अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहिए, या ये हमारी जिम्मेदारी है कि हर वक्त हमारी हर चीज से उनका दिल खुश रहे? पता नहीं, वैसे एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि हम ऐसा क्यों फील करने लग जाते हैं, बट हम काफ़ी सारी लेवल्स पे ऐसा फील तो करते हैं। इसका रीज़न, जैसे अगर मैं सिर्फ अपनी ज़िंदगी का बताऊं कि क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगा कि नहीं मुझे तो ये करना है जिससे मम्मी पापा खुश हो, मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक फैक्टर जो बहुत ज़्यादा डिटरमाइन करता है इस चीज़ को, वो ये है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमको तुम्हारे साथ बर्ताव कैसे कर रहे हैं जब तुम कोई गलती कर रहे हो, या फिर जब तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा। एक तो होता है कि मान लो तुमने कोई गलती कर दी, तुमको तुम्हारे माँ बाप ने सुना दिया, ठीक है, फटकार दिया, बात वहां पे खत्म। दूसरा जो होता है ना कि तुमने कोई गलती कर दी, साइलेंट ट्रीटमेंट, कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा, वो चीज जो गिल्ट देती है ना, मतलब तुमको ऐसा लगता है यार मैंने ऐसा क्या कर दिया कि पापा कुछ बोल ही नहीं रहे। तो फिर तुम खुद को ऐसे होने लग जाते हो कि नहीं मैं ना, शायद इसकी वजह से पापा कुछ नहीं बोल रहे, शायद पापा मुझसे नाराज है, तो मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा कुछ हुआ आपकी लाइफ में जो आपको याद आ रहा हो? हाँ, मेरी लाइफ में हुआ है। तो जैसे मैं आपको पढ़ाई की बता रही थी कि मैं हमेशा से काफ़ी सारी क्लासेस में टॉपर बच्चों में से एक रही हूँ, पर मुझे स्टार्टिंग से ऐसे पढ़ने की आदत नहीं थी कि मेरे को 3rd क्लास में क्लास से बाहर निकाला गया है बैग लेके। वो तो एक होता है कि तुमको क्लास से बाहर निकाल दिया एक लेक्चर के लिए, एक पीरियड के लिए, कि क्लास के बाहर चले जाओ, वो है एक लेवल ऑफ एम्बैरेसमेंट। दूसरा कि क्लास से बाहर निकाल दिया, क्लास के बाहर खड़े हो जाओ हाथ ऊपर करके, दूसरा लेवल ऑफ एम्बैरेसमेंट। और तीसरा लेवल जो मैंने फेस करा है, बैग लेके क्लास से बाहर हो जाओ। 1 दिन 2 दिन, मुझे 3 दिन 3rd क्लास में क्लास से बाहर बिठाया था ऐसे। तो वही, क्योंकि मैं पढ़ती वढ़ती कुछ भी नहीं थी, टेस्ट वेस्ट होता था उसमें भी मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। तो 4th क्लास की बात है, ठीक है, 4th क्लास में भी मैं पढ़ाई कर नहीं रही थी उतने अच्छे से, और मेरा रिजल्ट वाला दिन था, उस दिन पीटीएम थी, तो पापा मेरे साथ गए हुए थे। तो अब कोई भी बच्चा जो पीटीएम पे जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ,
वो हमेशा अपने मन में या तो एक डर लेके जाता है कि मेरे नंबर खराब आएंगे और पेरेंट्स मुझे बहुत डांटेंगे, या फिर वो एक कॉन्फिडेंस लेके जाता है कि मेरे नंबर तो बहुत अच्छे आएंगे, पापा बड़ी तारीफ करेंगे। मेरे मन में बहुत डर था उस दिन, पढ़ाई तो की नहीं थी, मुझे पता था पढ़ाई तो करी नहीं है, पापा बहुत डांटेंगे। रिजल्ट आया, पापा ने रिजल्ट देखा और क्लासरूम से लेकर स्कूल का जो गेट है वहां तक हम लोग ऐसे चुपचाप चल रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ कि पापा मुझे डांटेंगे कब। और पापा ने तो डांटा ही नहीं, पापा चुपचाप चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा हुआ कि शायद मेरे नंबर ना उनको इतने खराब लग गए हैं कि सदमे में चले गए हैं वो कि कुछ बोल ही नहीं रहे। तो फिर मैं ही बोलना स्टार्ट होगी। मैंने कहा पापा मुझे पता है मेरे नंबर कम आए हैं, सॉरी, मैं ना पक्का आगे से मेहनत करूंगी, मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगी, मैं बहुत ऐसे ये वो। तो पापा ने मुझे बोला कि ठीक है तेरी मर्जी, पढ़ लेगी तो तेरे लिए अच्छा है, नहीं पढ़ेगी तो तेरा नुकसान है। तो तब मुझे वो इतना हिट करा ना उस टाइम, उसके बाद से मैंने जम के पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि तब तो मुझे पढ़ाई समझ में भी नहीं आती थी, तब तो मैं रट्टे ही मारती थी, वो चीज़ जो मुझसे होती नहीं है, बिल्कुल रट्टे मार रही हूँ कैसे भी, पर पढ़ रही हूँ सिर्फ इसलिए कि नहीं वो साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, आप तारीफ ही कर दो थोड़ी बहुत। तो ऐसा कि हमने डांटने का भी बहुत इंतज़ार करा, बट बहुत मौके ऐसे आए ज़िंदगी में जब डांटा भी नहीं। तो वो ना कहीं एक बहुत लंबी गिल्ट ट्रिप पे भेज देती थी आपको वो चीज़, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता था कि इनको खुश रखना है भाई इनको ऐसे नहीं देख सकते। ये जो फीलिंग हो रही है मुझे गिल्ट की, अच्छा तो नहीं लग रहा है बिल्कुल। और ये खत्म कैसे होगी? ये ऐसे ही होगी कि वो कर दिया जाए जिससे ये खुश हो जाए। ये खुश तो गिल्ट खत्म। पर वो उनको खुश करके भी नहीं खत्म होता गिल्ट, तो क्योंकि उनको खुश करने के बाद उस चीज का गिल्ट रह जाता है ना कि इनको खुश करने के चक्कर में हमने वो नहीं करा जो हमें करना चाहिए था, जो हमें करना चाहिए था। हाँ, बड़ा एक अजीब सी उलझन होती है ये। और ये बहुत छोटी एज में, जैसा आपने बताया 4th क्लास में ऐसा आपके साथ हुआ, तो बहुत यंग एज में ना हमारे साथ कुछ ऐसे वाकये हो जाते हैं जिसकी वजह से ना हमारी पर्सनालिटी बन जाती है और उसी पर्सनालिटी के साथ हम पूरी जिंदगी बिहेव करते रहते हैं। जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि मान लो कोई कॉन्वर्जेशन हो रही है घर पे, जिसमें कोई कॉन्वर्जेशन या फिर कुछ भी घर पे ऐसा हो रहा है जिसमें मुझे पता है कि पापा गलत बोल रहे हैं, पर वो पापा है ना, तुम बोल नहीं सकते हो उनको कि वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि बचपन से ही हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है, हमारी नरिशिंग ऐसी हुई है कि हमें ये सिखाया ही नहीं गया है कि तुम बड़ों को ये बोलो कि आप गलत हो। हमें हमेशा ये सिखाया गया है कि बड़े हमेशा सही होते हैं, पर द फैक्ट इज कि बड़े भी गलत हो सकते हैं। लेकिन अब हम हो वैसे गए हैं कि हमें पता भी है कि बड़े कहाँ पर गलत है, पर हम बता नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का वैलिडेशन ना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए, और ये चीज़ ना पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए कि उनके वैलिडेशन का ना एक्चुअल में बहुत प्रेशर भी होता है एक बच्चे के ऊपर, और हर बच्चा केपेबल नहीं है उतना प्रेशर लेने के लिए। मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है जैसे ये हैं, जैसे इनके बिलीफ सिस्टम्स हैं या फिर जिस तरीके के भी ये इंसान है, मुझे उससे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसका ऑपोजिट बनने की कोशिश करती हूँ। जैसे मेरे पापा अगर नहीं बात कर रहे किसी बारे में बहुत ज़्यादा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बात करूँ। मेरे पापा अगर गुस्सा कर रहे हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शांत हो जाऊँ, क्योंकि वही चीज़ है ना कि आग को आग नहीं बुझाती है ना। तो वही कि एक रिश्ते में अगर दोनों ही इंसान एक जैसे हो जाएंगे तो काम नहीं चलने वाला, एक इंसान को तो अलग होना पड़ेगा। समझदारी का, बच्चों पे बड़े होने का बोझ नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। ये पता है, ये स्पेशली अगर तुम घर का बड़ा बच्चा हो। पहली बात तो अगर तुम घर का बड़ा बच्चा हो ना तो तुमको बच्चा ही कंसिडर नहीं करा जाता, तो तुम्हारे कंधों पे ऐसे पैदा होते ही जिम्मेदारी लाद दी जाती है। मैं तो पूरा ही रिलेट कर रही हूँ, मैं भी घर का बड़ा बच्चा हूँ, और वो एक प्रेशर कि भाई तुम अगर सही नहीं चले ना, या तुमने अगर झंडे नहीं गाड़े ना, तो सब नालायक है, फिर तो हमारा पूरा खानदान ही मतलब वही नष्ट हो जाएगा, उसका पूरा फ्यूचर। तुमको बनना है एग्जेम्पलरी किड, तुमको परमिशन नहीं है कि तुम गलतियां करो, ठीक है, क्योंकि जो तुमसे छोटे हैं उनको वो सारा दिन ये बताते रहते कि इनके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है, इनके जैसा बनना है। तो वो हमको ये बताते कि तुम ऐसा बनो कि हम इनको ये बता पाए कि तुम्हारे जैसा बनो, बट वो हमसे नहीं पूछते कि जैसा वो हमें बना रहे हैं वैसा हमें बनना है भी कि नहीं बनना। जस्ट बिकॉज तुम घर के बड़े बच्चे हो, हर प्रॉब्लम तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है कि ये भी मुझे सॉल्व करना है, ये भी मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। एवरी प्रॉब्लम हैज बिकम नाउ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर्स, बट देन देयर कम्स अ पॉइंट वेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम्स अ प्रॉब्लम, जहाँ पे जिम्मेदारी ही अपने आप में एक दिक्कत बन गई है कि ठीक है सब संभाल लूंगी, पर ये संभालने का प्रेशर ही नहीं संभल रहा मुझसे अब। जब घर में तंगी होती है ना,
तो घर का बड़ा बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, अपनी उम्र से बहुत ज्यादा जल्दी बड़ा हो जाता है। वो कमाना जल्दी शुरू कर देता है, रिश्तों को ज्यादा जल्दी समझना शुरू कर देता है। तो जो हमारी पेरेंट्स बातें करते हैं ना कि ज्यादा दोस्ती वोस्ती में मत पड़ो, ये सब काम नहीं आने वाली, तो कहीं ना कहीं आप वैसे हो जाते हो, है ना। आप लोगों से उतना ज्यादा इंगेज नहीं करते हो, आप अपने फोकस पे रहते हो, और उस चक्कर में ना बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ते चले आते हो। ये होता है, पता है, क्योंकि मेरे साथ एक बार जैसे बहुत मेरी मेमोरी में हल्का सा, क्योंकि वो इंसिडेंट ही हल्का सा हुआ था, उसके बाद मैंने उसको खींचा ही नहीं। मेरी एक स्कूल की दोस्त हुआ करती थी, एंड उससे मेरा थोड़ा झगड़ा सा हो गया था। अच्छी दोस्त थी, तो उससे झगड़ा हुआ ना, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। मेरा किसी से भी झगड़ा होता है तो मैं दिल पे ले लेती हूँ, मुझे ऐसा बुरा लगता है कि सामने वाला मुझसे नाराज क्यों है। तो अब दोस्त से झगड़ा हो गया, जाके बात किससे करोगे? इकलौता कोई दोस्त है, उसी से तुम्हारा झगड़ा हो गया, किससे जाके बात करोगे? तो मैंने, पापा का फोन आ रखा था उसी दिन, मैं बाहर रह रही थी कहीं पे, तो मैंने पापा को उस दिन बताने की कोशिश करी कि पापा ऐसे ऐसे मेरी एक दोस्त है और मेरा ना उससे झगड़ा हो गया, मैं क्या करूं? तो पापा का क्लासिक यही रिस्पॉन्स था कि क्या करेगी, छोड़ ना, तुझे क्या मतलब, पड़े रहने दे। अरे तो उनका एक्चुअली हर चीज को हैंडल करने का यही तरीका है, किसी से झगड़ा हो गया पड़े रहने दो, ऐसे थोड़ी होता है यार, मतलब। बट कहीं ना कहीं हम ये चीज सीख लेते हैं, जितना हम उसको गलत भी मानते हैं ना, मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड को तो पता है कि यार ये सही तरीका नहीं है, पर हम हो वैसे ही जाते हैं। ये मैंने अपने रिश्तों में देखा है कि जैसे घर पे जब कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होते हुए आपने नहीं देखा ना, जैसे आप कह रहे हो कि हमारे घर पे भी अगर कोई झगड़ा होता था, 4 बर्तन बजे, 4 चीखम चिल्ली हुई, भाई बहन और मम्मी पापा और सब अपने अपने कमरों में, और अगले दिन ऐसे प्रिटेंड किया कि कुछ हुआ नहीं, as if nothing happened, yeah. ये चीज, ये ना इस तरीके से अपने घर वालों के साथ ही वर्क करती है, ये और किसी रिश्ते में ऐसे वर्क नहीं करती। ये आपके दोस्तों के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपके पार्टनर के साथ ऐसे वर्क कर ही नहीं सकता। कि ऐसा नहीं होता कि 2 दोस्तों में एक दिन लड़ाई हुई, अगले दिन बिना कुछ बात करे प्रिटेंड करते हो कि कुछ हुआ ही नहीं। वो बात तो करनी पड़ती है, और क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो बात होती कैसे है, क्योंकि शायद आपने देखी ही नहीं है, तो आपसे नहीं हो पाती है, तो आप अपने कॉन्फ्लिक्ट नहीं रिजॉल्व कर पाते हो। मैंने भी देखा कि मेरे स्कूल के बाद, स्कूल तक तो हमारे तो फोन आया ही नहीं था, तो बहुत लोगों के टच में रहने का वैसे ही बहुत ऑप्शन था नहीं। तब वो दुनिया, वो जमाना अलग था, वो इतनी कनेक्टेड दुनिया नहीं थी। कॉलेज में भी बहुत ज्यादा फोन था नहीं, एंड तक आ गया, तो कॉलेज में फ्रेंड्स जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गए या बात नहीं हुई, तो हमें समझ ही नहीं आया कि उसको सुधारना कैसे है ना। हमें ऐसे लगा कि अगले दिन अपने आप ही ठीक हो जाएगा, और क्योंकि ये सिर्फ आपकी ये स्कीम जो है ना, ये अपने घर में ही काम करती है, ये बाहर बिल्कुल जीरो हो जाता है, इसका कोई आउटकम नहीं आता। तो धीरे धीरे सारे दोस्त खत्म और कटने होने लग जाते हैं, क्योंकि जहां भी एक अच्छा रिश्ता होता है ना, चाहे वो 2 दोस्तों के बीच में हो, किन्हीं भी 2 लोगों के बीच में हो, कॉन्फ्लिक्ट तो आ जाता है कभी ना कभी। और अगर आपको उसको रिजॉल्व करना नहीं आता है, कम्युनिकेशन करना नहीं आता है उसके बारे में, तो आप उसको ऐसे छोड़ते जाते हो ना, तो बहुत कुछ छूट जाता है। मेरे साथ वैसा है कि किसी से बात करते रहो तो दिल लगा रहता है, किसी से बात करते रहो तो दिल लगा रहता है, वरना कुछ कर ना लूं डर लगा रहता है। तो मेरे लिए तो ना बात करना इज डिप्रेशन, कि बात नहीं हो रही है, क्या क्यों हो रहा है यार ऐसा? जब लोग हैं, दोनों आपस में बात कर सकते हैं, दोनों के पास जबान है, तो क्यों किसी दिक्कत को बीच में ऐसे के ऐसे छोड़ा जा रहा है, जबकि वो सॉल्व करी जा सकती है। करेक्ट। और 2 दोस्तों के बीच में दिक्कत ना हो, जैसे आपके कोई बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपको लग रहा है कि यार इनमें मुझे ये चीज नहीं ठीक लग रही है, या ये चीज मुझे इनको बतानी है, तो आप इसीलिए भी नहीं बता पाते हो कि यार बताने से कहीं झगड़ा ना हो जाए, फिर दोस्ती खराब हो जाएगी। क्योंकि घर में ये सीखा होता है ना, बताओ मत, बोलो मत, क्योंकि बात खराब करने से क्या फायदा, बोलो मत, अंदर तो फिर आप आधी अधूरी दोस्तियां लेके चल रहे हो, बड़े मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है लाइफ, जो इतनी होनी नहीं चाहिए। और फिर जो जिस चीजों से आपको जूझने में अपनी एनर्जी वेस्ट करनी होती है ना, बेकार की होती है वो चीजें, मतलब बहुत। पर यार आप सोचो ना, अगर हर इंसान अपने अंदर ऐसे बातों को इकट्ठा करता रहा तो कितना प्रेशर बढ़ जाएगा, फट जाएगा हर इंसान। तभी मुझे लग रहा है हम सारे लोग बहुत ज्यादा फटने लगे हैं। आपको नहीं लगता ऐसे कि अब बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ सी गई है माइंड में, जिसको हम कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं भाई किसी, क्योंकि भाई अंदर ऐसा लग रहा है ना कि कोई हवा भरा जा रहा है, पर अब हमारी उतनी बची नहीं है कि हम सह पाएं, तो हम तरीके ढूंढते हैं कि वो हवा अंदर से कैसे ना कैसे तो निकल जाए, क्योंकि वो बहुत टॉक्सिक हवा है, वो निकालनी जरूरी है बहुत अंदर से। मेरे तो अपने तरीके हैं, मेरा तो सबसे बेस्ट तरीका तो है मैं रो लेती हूँ। उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। नींद बहुत अच्छी आती है रोने से। मेरे लिए मतलब रोना इज लाइक अ थेरेपी। मेरे लिए रोना पता है कैसे काम करता है, जैसे
अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, जैसे मान लो आपके पास हैंडबैग है या कोई भी बैग है ना, उसमें कभी सेफ्टी पिन या फिर कोई ऐसा हेयर पिन या इतना छोटा कुछ खोया है? जैसे मेरे साथ कई बार हुआ, दुपट्टा लगाने के लिए मैं सेफ्टी पिन ढूंढती हूँ, मेरे बैग में ही होती है, मैं बैग में ढूंढ रही हूँ, सेफ्टी पिन मुझे मिल नहीं रही। मुझे ये पता है कि है बैग में ही, पर मिल नहीं रही। तो मैंने बैग में हर जगह हाथ मार लिया, मेरे को नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ कि मैंने क्या करा है फिर, कि मैंने पूरा बैग ऐसे उल्टा कर दिया, सारा सामान उसमें से निकाल दिया, सारा सामान ऐसे ऐसे करा, फिर दिख गया कि ये रही सेफ्टी पिन थी, इसी में सेफ्टी पिन मिल गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में उम्मीद, होप, पॉजिटिविटी, ये चीज़ें कई बार बहुत छोटी हो जाती हैं, क्योंकि हमारी लाइफ की जो बाकी नेगेटिविटी है वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो ये छोटी सी चीज़ उस पूरी नेगेटिविटी में हमें दिखती नहीं है, मिलती नहीं है, मतलब पर होती है। तो मेरे लिए रोना बिल्कुल वैसा है कि मैंने बैग खाली कर दिया है, मैं एक बैग हूँ, मैंने सामान अपना निकाल दिया है सारा बाहर। तो मुझे रोने के बाद जब मैं तसल्ली से रो रही हूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं एक छोटी सी रे ऑफ होप दिख जाती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जिंदगी में काफ़ी चीज़ें खराब है, पर कोई नहीं, ये चीज़ तो है ना कम से कम। तो मेरे लिए रोना बिल्कुल वैसे काम करता है। रोना अपने आप में एक बहुत ज़्यादा कैथार्टिक और थेरेप्यूटिक एक्ट तो है ही। मुझे तो लगता है कि मतलब समय समय पे रो लेना चाहिए। ऑल्दो तुम एग्जॉस्ट हो रहे हो, ऑफ कोर्स बैग तुम खाली कर रहे हो, तुम्हारी मेहनत बहुत लग रही हो उसमें, वापस भी सारा सामान भाई, बट कहीं ना कहीं तुम्हारी मदद कर रहा है यार। कभी कभी खाली कर देना भी बहुत जरूरी होता है। हमें वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी कंडीशनिंग कैसी होती है ना कि जोड़ना, भरना, समेटना, यही सही है। निकालना, छांटना, डिस्कार्ड करना, ये तो गलत है। लेकिन कभी कभी यही ज्यादा जरूरी है समेटने से किसी लाइफ के पड़ाव पर। वही तो मेरा वही है, मैं रो लेती हूँ या फिर मैं लिख लेती हूँ। ऑफ कोर्स जैसे वही होता है ना कि लिखना मैंने स्टेज पे परफॉर्म करना बाद में स्टार्ट करा, मेरी ज़िंदगी में लिखना तो पहले से था। तो मैं बहुत टाइम से लिखती आ रही हूँ सिर्फ अपने मेंटल पीस के लिए। जैसे मैं हॉस्टल में भी जब अकेली होती थी, मेरा दिमाग यहाँ वहाँ जा रहा होता था, तो मैं लिखने बैठ जाती थी, कुछ भी मैं लिख रही होती थी। तो वही है कि बहुत सारी चीज़ें हम लिख रहे हैं, हम सब कुछ सुना नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बस अपने आप के लिए लिख रहे हैं, सिर्फ अपने सिस्टम से निकालने के लिए लिख रहे हैं कि हमारे अंदर से ये चीज़ निकल जाए बस। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपने लिखी हैं लेकिन कहीं भी सुनाई नहीं है? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं पर मैं जैसे मेरी एक कविता है जो कि मैंने बहुत वल्नरेबल होकर एक मोमेंट पे लिखी थी। उस कविता को मैं लेकर आऊँ, मैं रिकॉर्ड करूँ, लोगों के सामने लेकर आऊँ, ये डिसीजन लेते लेते मुझे 2 साल लग गए। अंधेरे की जब हम बात करते हैं तो हमेशा ऐसा सबसे पहला ख्याल क्या आता है किसी के दिमाग में अंधेरा सुनकर, कि कुछ तो नेगेटिव बात होने वाली है ना। अंधेरे को हमेशा नेगेटिविटी का सिंबल समझा जाता है, पर मेरे लिए बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरे लिए अंधेरा बहुत कंफर्टिंग है, क्योंकि जब मेरे दिमाग में हजारों ख्याल चल रहे होते हैं और एक साथ चल रहे होते हैं, तो मैं चुपचाप से अपने कमरे की ऐसे लाइट बंद करके बैठ जाती हूँ अंधेरे में, क्योंकि अंधेरा मेरी मदद करता है कि वो हजारों ख्यालों में से मैं उस वाले को पहचान पाऊँ जो मेरे को ज़्यादा बॉदर कर रहा है। क्योंकि वही है ना, अंधेरे में तुमको कोई ऐसे नकाब नहीं लगाने पड़ रहे, तुम तो इसी की कुछ ऐसे लाइन्स हैं कि अंधेरा बेवजह बदनाम है, अंधेरा बेवजह बदनाम है, मुझे रोशनी ज़्यादा मनहूस लगती है। अंधेरा नींद मुकम्मल करता है, रोशनी कसकर आंखों में चुभती है। मुझसे रोशनी में लिखा भी नहीं जाता, मुझसे रोशनी में लिखा भी नहीं जाता। हर्फ दिखते हैं, लफ्ज़ दिखते हैं, स्याही कलम और कागज़ दिखते हैं, कोई जज्बात मगर नज़र ही नहीं आता। रोशनी में अश्क बेझिझक बहते नहीं, होंठ फर्जी मुस्काते हैं। कि रोशनी में अश्क बेझिझक बहते नहीं, होंठ फर्जी मुस्काते हैं, कोई देख ना ले इस रोशनी में, हम जख्म सबसे छुपाते हैं। हम इन कविताओं के थ्रू, इस एक्सप्रेशन के थ्रू, कविता क्या है, एक्सप्रेशन ही तो है ना। और आपका इनर वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग, मेंटल हेल्थ क्या है, आपका एक एक्सप्रेशन ही है तो ना, जो कहीं दब गया है, जिसको कहीं चोट लग गई है, जिसको कहीं थोड़े सूद आउट करने की जरूरत है। तो इस चीज के थ्रू ना हम अपने अंतर मन को, अपने इनर वर्ल्ड को जान पा रहे हैं, क्योंकि यहीं से सब कुछ प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे कि अंधेरे के कई मतलब हो सकते हैं और ज्यादातर मतलब नेगेटिव होते हैं, लेकिन आप किस तरीके से देखते हो वो डिफाइन करता है कि आपका अंधेरे से रिश्ता कैसा होगा। तो ऐसे लाइफ में ना बहुत सारी उलझने हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम कहते हैं यार ये सही है,
कि जैसे जैसे हम माँ बाप की बात कर रहे थे कि माँ बाप की बात सुनना सही है, कोई कहता है माँ बाप की बात सुनना गलत नहीं है, अपना रास्ता खुद बनाना सही है, पैशन फॉलो करना सही नहीं है। तो बहुत सारी की आवाजें हैं, लेकिन इन आवाजों में से हमारे लिए कौन सी आवाज किस तरह से काम करती है, ये हमारा इनर वर्ल्ड और अंदर की प्रोसेसिंग डिसाइड करती है। निधि, हमने लाइफ के ना बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड मसलों के बारे में बात की, तो मेरे पास इन्हीं उलझनों को लेकर एक गेम है आपके लिए। इसमें ना आपको एक रास्ता चुनना है। गेम का नाम है इमोशनल क्रॉस रोड्स। अच्छा। 2 रास्ते जब ऐसे क्रॉस कर जाते हैं ना, फिर पता करना होता है कि यहाँ जाए या यहाँ जाए। कुछ उस तरीके का सवाल है। हाँ, थोड़ी मुश्किल है। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। चलो फिर सबसे पहले कि सिचुएशंस में आपको दूंगी 2 और आपको एक चुननी है। ठीक है। सबसे पहले, अगर आपका पार्टनर किसी और कंट्री में मूव करना चाहे अपने करियर के लिए, पर इस वजह से आपको अपनी क्लोज फैमिली को छोड़ के जाना पड़े, तो आप क्या प्रायोरिटाइज करोगे? अपना लव या फिर अपनी खुद की फैमिली? अपनी फैमिली। अच्छा, अगर आपकी ड्रीम जॉब आपको बहुत अच्छी सैलरी दे रही है, लेकिन आपसे बहुत सारे घंटे काम करना पड़ेगा उसके लिए, और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत कम है, तो आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी को चूज करोगे या पर्सनल हैप्पीनेस को? आई गेस फाइनेंशियल सिक्योरिटी। कि थोड़ी बात लग जाए, थोड़ा पैसा कमा पैसे आ जाएंगे तो एक पॉइंट पे जाके पर्सनल हैप्पीनेस भी आ ही जाएगी। अच्छा, ओके। हाँ, अपना अपना नजरिया है, मतलब ये मतलब ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए हो लेते हैं परेशान। अगर मैं जिंदगी को एक लॉन्ग टर्म देख के चल रही हूँ, अगर मुझे से चुटकी बजाय कोई शॉर्टकट अगर मुझे नहीं लेना, तो मैं रेडी हूँ परेशान होने के लिए कुछ वक्त के लिए। अच्छा, अगर आपको ऐसा पता चले कि आपका कोई बहुत करीबी आपके बारे में कोई रूमर्स फैला रहा है, हाँ, तो आप उनको कन्फ्रंट करेंगे या फिर एक ओपन कॉन्वर्जेशन करके समझने की कोशिश करेंगे? मैं शायद से उनसे ओपन कॉन्वर्जेशन करके समझने की कोशिश करूंगी। ये एक्चुअली हुआ भी है जो आपने बोला है ना, तो मैंने बहुत बार कोशिश करी है उस शख्स से जो है मिलके बात करने की, बट वो मुमकिन हो नहीं पाया है। अच्छा, अगर आपका करियर आपको कोई बहुत इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी के साथ किसी और देश में किसी और जगह पे लेके जा रहा है, लेकिन आपका प्यार परिवार सब इस जगह है, तो आप क्या करोगे? अपॉर्चुनिटी को इम्पोर्टेंस दोगे या अपने लव और फैमिली को प्रायोरिटाइज करोगे? मैं रहूंगी यहाँ पर फैमिली के साथ ही, मतलब पापा कैसे भी हैं, पापा तो पापा है। पापा तो पापा है। मेरा प्यार मोहब्बत, मेरी फैमिली अगर यहाँ पर है, तो मैं यहाँ पर भी अपने सपनों के लिए एक दुनिया बना सकती हूँ, पर वहां पे जाके मैं अकेले करूंगी भी क्या, अगर वहां पे मुझे अकेले ही जाना है। वहां पे भी दुनिया बना सकते हो ना एक नई। अरे बट स्टिल अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी अकेली हूँ, तो मुझे वहां पे जाने में कोई दिक्कत मतलब नहीं है। उस दुनिया में आपको अपनी लोगों वाली दुनिया बनानी है और इस दुनिया में अपने करियर वाली दुनिया बनानी है। हाँ, दुनिया तो आपको दोनों जगह बनानी है। दोनों जगह बनानी है, बट वही है ना कि करियर वाली दुनिया किसी लेवल पे मटीरियलिस्टिक है। लोग तुम नए ढूंढो वापस से, लोगों को थोड़ी ना गिव अप। ये तो मतलब वही है कि तुम्हारे पास एक शर्ट ऑलरेडी है एकदम सही सलामत, फिर भी तुम्हें वैसी ही एक और दूसरी शर्ट चाहिए। अच्छा, अगर आपको पता चले कि आपके पार्टनर ने आपके ऊपर चीट किया है एंड वो आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं, तो क्या आप माफ करके ट्रस्ट को रीबिल्ड कर लोगे या फिर एंड कर दोगे रिलेशनशिप? एंड कर दूंगे। लॉयल्टी से ऊपर कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। अगर आपको पता चले कि आपका भाई या बहन आपके पेरेंट्स से कोई बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रहा है, तो क्या आप उनको बोलोगे कि नहीं तुम बता दो और ईमानदारी रखो, या फिर आप रिस्पेक्ट करोगे उनके डिसीजन को कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखना चाहते हैं? आई गेस मैं रिस्पेक्ट करूंगी कि वो अगर नहीं चाह रहे हैं बताना तो ना बताएं, क्योंकि मेरी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से राज हैं जो मैं नहीं बता पा रही हूँ, बट स्टिल आई वुड प्रेफर नॉट टू टेल देम। आपने बड़े सुलझे हुए जवाब दिए इन काफी डिफिकल्ट सिचुएशंस के, और ये ऐसी सिचुएशंस हैं जो आजकल लोगों को उनकी लाइफ में आती हैं और फिर समझ नहीं आता है क्या करना है, या एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली सिचुएशंस है ये। तो मेरा तो वैसा है, कुआं है, खाई है, स्विमिंग सीख लो, कुएं में कूद जाओ। कुछ टाइम तो बचे रहोगे, खाई में कूदोगे कोई कुछ है ही नहीं बचने का, सीधा मरोगे। सही बात है। आज जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो जो कैब वाले भैया मुझे मिले, कई बार ऐसा होता है ना कि तुमको फ्री का थेरेपिस्ट मिल जाता है। उनके बेटे का फोन आया था, तो वो अपने बेटे से ऐसे बात कर रहे थे एकदम मस्त होके, तो मेरे को वो थोड़ा सा, पता है मेरे साथ क्या होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो ये कपल शपल में तो आपस में थोड़ी बहुत जेलसी वेलसी चलती रहती है कि वो हमसे बेटर है या कुछ भी, पर जब मैं ये देखती हूँ ना कि कोई बच्चा अपने माँ बाप से बहुत इतनी खुल के बात कर रहा है, तो मेरे को वहां पे थोड़ी जलन महसूस होती है, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ नहीं है ना। तो वही
मेरे को वो देख के भी बहुत वैसा हुआ। तो बट वही कि भैया भी फिर वहाँ से बात करने लग गए, तो पता चला कि उनके फादर जो हैं वो आर्मी में थे, मेरे पापा आर्मी में, मेरे भी पापा आर्मी में हाँ, थे। बट वो अभी मैरिड हैं, उनका बच्चा है, इनफैक्ट जो उनका बड़ा बच्चा था, उन्होंने बातों बातों में बताया वो मेरे जितना बड़ा है। तो वो अपनी लाइफ के जब प्रॉब्लम्स बताने लग गए कि एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम्स जो मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ में, कि उनके पापा उनके साथ कभी खुले नहीं, कभी बात नहीं करी, बहुत रिजिड हैं, उनकी बात नहीं मानी, मतलब उनके साथ बैठ के कभी चीज़ें शेयर नहीं करी। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये ना फ्यूचर से मैं ही बात कर रही हूँ, बस मेरा मेल वर्जन है। तो वही उनसे बात करते करते फिर जैसे हम ट्रैफिक में फंस रहे थे, हम गुड़गांव की तरफ आने को हुए, तो उन्होंने ऐसी हवा हवा में एक बात बोली, पर मेरे ना दिमाग में बैठ गई। बोले कि ये इतनी जनता ऐसे घूम रही है, सब दिखावा है, अंदर से सब खोखले हैं। तो मेरे को सुन के एकदम से ऐसा हुआ कि भैया ऐसी डीप बातें बोलने से पहले वार्निंग देनी होती है। क्या आपने एकदम से ऐसा बोल दिया है सेंटेंस, तो चिपक गया मेरे दिमाग में वो। तो फिर वहां से मेरे को मतलब ये ख्याल आया कि कहने को तो ये दुनिया एक मेला है, कहने को तो ये दुनिया एक मेला है, पर इंसानों में इंसान अकेला है। कितना कुछ है करने को, कितने हंसी नज़ारे हैं, सूरज की भीनी किरणें हैं और चमकते तारे हैं। कि मतलब अगर वैसे भी देखा जाए तो दुनिया में अच्छी चीज़ों की कमी नहीं है ना? कि कितना कुछ है करने को, कितने हंसी नज़ारे हैं, सूरज की भीनी किरणें हैं और चमकते तारे हैं, कितना सुंदर आसमान है, फूल भी कितने प्यारे हैं, कदम कदम पर देखो ना, लोग भी कितने सारे हैं। तो कहने को तो ये दुनिया एक मेला है, पर इंसानों में इंसान अकेला है। कितनी खूबसूरत बात है और कितनी सही और सटीक बात है। मतलब आप जैसे लोग ना जो पोएट्स होते हैं, फिलोसोफर्स भी होते हैं, ऑब्जर्वर्स होते हैं, मुझे लगता है आप लाइफ को ना बहुत डीपली जब देखते हो ना, तो आपके जो मीनिंग होता है, जो इंटरप्रिटेशन होता है, वो भी डीप होती है। किस चीज के साथ आप कितना इन्वॉल्व होते हो, वो चीज भी फिर उसी तरीके से आपके साथ इन्वॉल्व होती है और फिर उसका जो एक आउटकम होता है वो उसी तरीके का होता है। कहीं ना कहीं हर एक पैशन ना एक एस्केप होता है। आप कहीं ना कहीं से तो भाग रहे होते हो, तो आप पैशन फॉलो करते हो। मैं आज अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, हर इंसान पैशन फॉलो करना चाहता है। हर इंसान कितना भाग रहा है, मतलब कुछ तो एक वैलिडेशन, कुछ तो एक हाई चाह रहे हैं लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पैशन को फॉलो मत करो, बट अपना आंख नाक कान दिमाग सब खोल के और रास्ता बदल देने की हिम्मत रखने से भी पैशन शुरू करना चाहिए, मुझे लगता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई पैशन मुकम्मल हो। वही जैसे आपने बोला कि हर इंसान पैशन फॉलो करने के लिए निकल पड़ा है। बेसिकली एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, है ना? बट द ट्रूथ इज कि हम कुछ अलग कर नहीं रहे हैं, हम सब सेम ही चीजें कर रहे हैं। जो राइटर्स भी हैं, वहम में मत जियो, ठीक है, कि तुम कुछ अलग लिख रहे हो। कोई ऐसा राइटर नहीं है जिसने फूल पत्ती चांद सितारे पे नहीं लिखा है। बट वही चीज है ना कि हर किसी का परसेप्शन अलग है। हर कोई फूल पत्ती चांद सितारे पे लिख तो रहा है, पर अलग तरीके से लिख रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसको अलग नजर से देख रहा है। वही है ना कि फूल जब ऐसे तुम बागीचे में खिले हुए देखते हो तो तुमको बड़े सुंदर लगते हैं, पर फूल जब तुम किसी तस्वीर पे चढ़े हुए देखते हो तो सुंदर नहीं लगते ना, तो वो फूल भी चुपते हैं फिर वो। तो वही है कि वी आर नॉट सपोज टू डू डिफरेंट थिंग्स, वी आर जस्ट सपोज टू डू थिंग्स डिफरेंटली। वही कि सेम ही चीजें कर रहे हैं हम लोग, बट स्टिल हम लोग भागे जा रहे हैं। एंड द सैड पार्ट इज कि किसी को एक्चुअली में नहीं पता कि भाग किस तरफ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भागकर। और ये भागने का प्रोसेस ना कहीं ना आपके अंदर से कंपैशन को भी खत्म करता जाता है। क्योंकि जब आपके अंदर ये मैं एलिमेंट बड़ा होता जाता है ना कि यार मैंने ये कर लिया, तो कंपैशन ना कहीं कम हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो इसी कश्मकश और इसी स्ट्रगल से निकले हैं, आज वो लोग किसी मुकाम पे पहुंच गए हैं अगर, तो वो लोग ये भूल जाते हैं कि जो बंदा आज उधर पीछे खड़ा है, कि अगर आज आप उस मकाम पे हो जहां से आप किसी को एक सहारा दे सकते हो, कंपैशन दिखा सकते हो, मौका दे सकते हो, पर आप नहीं देते हो। लेकिन जब आप उस लाइन की शुरुआत पे खड़े थे तो आपको ये लगता था कि कोई तो हमें सुन ले, कोई तो हमें देख ले। तो वो कंपैशन अपने अंदर जिंदा रखना बहुत, वही इंसानियत है जो कहते हैं ना आज की दुनिया में इंसानियत मरने लगी है। तो जितने ज्यादा हम भाग रहे हैं अपने पैशंस, अपनी जर्नीज में, भागना गलत नहीं है, लेकिन अपने आप से इंसान होने का हक छीन लेना, अपनी इंसानियत छीन लेना, वो मुझे लगता है वो एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, जो बहुत लोगों के साथ आती है। तुमको चोट लग रही है
ठीक है, तो तुमको दर्द हो रहा है, सामने वाले को चोट लग रही है, तो तुम कैसे सोच रहे हो कि उसको दर्द नहीं हो रहा होगा? पता नहीं लोग क्यों महसूस करना कम कर चुके हैं, ये बात तो है। मतलब पता नहीं लोगों को क्या होता जा रहा है। फनी चीज ये कि लोग उसी जर्नी से गुजरे हैं। हाँ, तो अगर आप रिजिड भी हो रहे हो तो आप क्यों हो रहे हो? हाँ, आप वो इंसान हो सकते हो exactly. ना जो बदल देगा ये। अरे दुनिया ऐसी चलती है। अगर आप ऐसे नहीं होते तो लोग आपका फायदा उठा लेते। अरे आप बदल के तो देखो ना, आप हिम्मत तो रखो। जब आप लाइन की शुरुआत में थे तो आपको ये लगता था ना दुनिया बदल जाए किसी तरीके से, हाँ. मेरे लिए। आपकी किस्मत से, लोगों के सपोर्ट से, सही अपॉर्चुनिटी से, जिस मर्जी रीजन से अगर आप उस लाइन की शुरुआत तक पहुंच गए हो, है ना, अगर आप उस लाइन के पहले नंबर पे पहुंच गए तो यार आप पीछे वालों के लिए आपकी एक जिम्मेदारी बनती है। दिस इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द ह्यूमैनिटी। और जितना हम पीछे नहीं देखते ना, सिर्फ आगे देखते हैं। सारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, रिश्तों में दरारें, आसपास का इकोसिस्टम डिस्टर्ब, मुझे लगता है शुरू वहीं से होना शुरू होता है। आप खुद से ही नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो। और हैरानी की बात या मजे की बात यह है कि जिस लाइन से आप वो टॉप तक पहुंचे हो ना, उस लाइन की एक एक डॉट पे आप खुद से चल के आए हो और आप उसी डॉट से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो हमको थोड़ा सा रुक के ना सोचना चाहिए। और शायद इस पॉडकास्ट के थ्रू हम एनकरेज कर पाए लोगों को अपने अंदर की वो इंसानियत को जगाने में, अपने अंदर के जो अंदरूनी दुनिया ना उसको समझने में। क्योंकि वो मेरी और आपकी और हम सभी की अंदरूनी दुनिया ना बहुत सेम है। हम सभी को वही चीजें चाहिए जो हर दूसरे इंसान को चाहिए, बिकॉज वो बेसिक ह्यूमन नीड्स जो हैं वो सबकी सेम है। सभी को प्यार चाहिए, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए, थोड़ा सा वैलिडेशन चाहिए, थोड़ी सी अच्छी अपनी तारीफ सुननी है, थोड़ा सा फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। सबको वही सेम चीजें चाहिए ना। तो अगर हम अपने इनर वर्ल्ड को समझ पाए और द जर्नी विद इन कर पाए इन कॉन्वर्जेशंस के थ्रू, आप जैसी लाइफ स्टोरीज के थ्रू, आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, तो मुझे लगेगा कि हम जिस कोशिश में इसको शुरू कर रहे थे ना, शायद वो सफल हो गई। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग एक मुकाम पर पहुंचकर जो भूल जाते हैं कि उन्होंने शुरुआत कहाँ से करी थी, या जो पीछे मुड़कर कभी देखते नहीं है कि वो कहाँ से होकर आए हैं। तो वही बात है ना कि झुके हुए पेड़ों पर फल ज्यादा लगते हैं, जो पेड़ तने रहते हैं तूफान में टूटते भी बहुत जल्दी है। तो ऐसे लोग टिकते नहीं है बहुत ज्यादा। सबसे पहली बात तो ये कि ये वही जो मैं कह रही थी कि बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकता उनका, एक पॉइंट के बाद वो लोग और मैंने देखा है लोग टिक भी जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया ना इतनी सिंपल नहीं है, थोड़ी ट्विस्टेड भी है ये दुनिया। ऐसे लोग ना कभी कभी टिक भी जाते हैं। तो इनका देखा देखी बाकी लोगों को दिखता है यार ये तो टिके हुए हैं, तो ये होना बहुत जरूरी है। पर आप ये नहीं देख सकते कि बाहर से तो आपको वो तना हुआ और टिका हुआ पेड़ लग रहा है, बट अंदर से वो कितना खाली और खोखला है वो आपको नहीं पता। और मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू कई लोगों से मिली हूँ मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन हाँ ऐसे लोग हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने शुरुआत वहीं से करी थी, आज किसी मुकाम तक पहुंच गए हैं और उनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं, मैं नहीं बोलूंगी इंसानियत छूट गई, बट कहीं ना कहीं ना वो भूल गए हैं कि आज भी लाइन की शुरुआत में कुछ लोग खड़े हैं यार। हाँ। और आपने रास्ता देख लिया है तो आप थोड़ा बता दो ना, क्या फर्क पड़ जाएगा। इतनी क्या इनसिक्योरिटी है कि आपकी जगह कोई आके ले लेगा। माना हाथ पकड़ कर अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, पर रास्ता तो बता ही सकते हो, यहाँ से आना है। इनफैक्ट अगर तुम ऐसे लेवल पर खड़े हो ना, या फिर तुम ऐसे लेवल पर पहुंच गए हो, तुम ये रास्ता तय करके आ चुके हो, फिर तो तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है कि तुम कंपास की तरह काम करो बाकी के लोगों के लिए। उनको डायरेक्शन तुम ही से मिलेगा। जो मुझे पर्सनली लगता है कि यार ये दुनिया इतनी बड़ी है, इसमें सबके लिए मौके हैं, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज है, सबके लिए जगह है, सबके लिए पैसे भी हैं। लेकिन जो हमारी इनसिक्योरिटी होती है ना, वो हमें इतना छोटा फील करा देती है इस दुनिया के बारे में कि यार अगर मैं यहाँ से आधा इंच भी हिलाना तो कोई और आ जाएगा। और उस आधा इंच इधर उधर हिलने ना देने के लिए हम अपने आप को इतना वहां पे अड़ा के रखते हैं ना, हाँ। कि हमारी खुद की हालत खराब हो गई है। लोग पता नहीं क्यों इतने खुश होते नहीं है किसी और को अपॉर्चुनिटी देके। ये मैंने देखा है, ये मैंने भी बहुत ज्यादा देखा हुआ है कि क्योंकि पता है लोग ना इनसिक्योर ही उतने ज्यादा हो गए हैं। एक लेवल पे ना उनके अंदर बहुत डर रहता है कि कहीं हमारी जगह कोई और ना आ जाए, हमारी जगह कोई और ना ले ले। उसकी वजह से भी लोग पता नहीं क्यों बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शेयर नहीं करते, बांटते नहीं है एक दूसरे से। जैसे मान लो 2 घूंट पानी रखा है एक गिलास में और 2 जने हैं और दोनों को मौत आने को हो रखी है प्यास के मारे कि पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो। तो वो 2 घूंट पानी है, ये नहीं है कि एक एक घूंट दोनों ले लें, दोनों की प्यास थोड़ी थोड़ी बुझ जाएगी। उनको एक होता है ना उनमें से आलसी कह रही हूँ, लालची कि सारा मैं ही पीऊंगा। वो वाली बात है कि लोग चीजें बांट कर राजी नहीं है।
सही बात है। और जिंदगी आपको इतने सारे लेसन्स बहुत खूबसूरती से सिखा देती है। आप इस वक्त तो सोचते हो ज्यादा जरूरी है, फिर वो ज्यादा ही आपका सबसे बड़ा जब प्रॉब्लम बन जाता है ना, तब आपको समझ में आता है कि शायद ज्यादा जरूरी इतना भी नहीं था। मतलब थोड़ा काफी था, थोड़े से थोड़ा और भी काफी था, लेकिन ये ज्यादा तो अब तकलीफ बन गई है। कोई भी बड़ा सपना देखने के लिए ना, या कोई भी बड़ा सपना पूरा करने के लिए तुमको बहुत सारे छोटे छोटे सपने देखने पड़ते हैं, क्योंकि तुम एक बार में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर सकते। ऐसा मेरे साथ होता है, और किसी का मुझे पता नहीं। जैसे अगर कोई मुझे बोल दे कि निधि यहाँ से यहाँ जाना है, 1 कदम में चली जा, मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं 1 कदम में मैं इतने लंबे कदम ले ही नहीं सकती। मैं वहां पे 10 छोटे छोटे कदमों में जाऊंगी, क्योंकि मैं उस चीज में कंफर्टेबल हूँ। वही कि थोड़ा 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 करके बहुत सारी चीजें मुमकिन हैं जो करी जा सकती हैं। जैसे ये भी मैंने मेरी जिंदगी से ही सीखा है। जैसे मैं भागती हूँ ना, मुझसे भागा नहीं जाता। या अगर मैं भाग रही हूँ, मैं रन कर रही हूँ, मैं जॉग कर रही हूँ, तो मैं लंबे स्टेप्स नहीं ले सकती जॉग करते टाइम या रन करते टाइम, या फिर मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं भाग सकती। पर मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेके धीरे धीरे भाग के बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भाग सकती हूँ। तो वही कि तुम मुझे लंबे लंबे स्टेप्स लेके तेज़ तेज़ दौड़ा रहे हो, मैं 100 मीटर में थक जाऊँगी। पर तुम मुझे छोटे छोटे स्टेप्स लेके धीरे धीरे दौड़ा रहे हो, मैं बहुत बहुत लंबा भागूंगी। तो वही कि थोड़ा 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 करके चीज़ें मेरे हिसाब से हो जाती हैं। तो मुझे ये थोड़े वाले कॉन्सेप्ट पे तो मतलब आई टोटली लिव बाय दिस कि हाँ, आप जिस तरह से चीजें देखते हो और जिस तरह से बताते हो ना, तो लगता है यार सच बात है, और है भी। आपने एक तरह से जो जर्नलिंग में काफी टाइम बिताया है ना, हाँ, जिसको आजकल के शब्दों में कहूँ तो जर्नलिंग कहा जाता है। डायरी लिखना, अपनी भावनाएं लिखना, अपनी फीलिंग्स, इच्छाएं, डिजायर्स, इमोशन सब लिख देना, और वहां से रिफ्लेक्ट करना कि ये मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है, अपने अंतर मन के साथ टच में आना। वहां से मुझे लगता है ऐसी क्लैरिटी आती है जब आपको पता भी चलता है कि यार मैं एक बार में नहीं जा सकती, बट मैं 10 कदम में जा सकती हूँ। कई लोगों को ना पता ही नहीं है, उनको लगता है शायद एक ही तरीका है, वो है एक सीधा उछाल लेके सीधा कैसे मैं ए से बी पे पहुंच जाऊं। उनको 10 छोटे कदम का रास्ता पता ही नहीं है, क्योंकि शायद इतनी उन्होंने खुद के ऊपर अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं किया है और अपना सोल्यूशन नहीं ढूंढा है। उनको दिख रहा है यार 5 लोग हैं, 5 लोगों ने सीधा एक जंप मारा, पहुंच गए। अब मेरे से तो हो नहीं रहा, ना मैं फिजिकली केपेबल हूँ, ना मेरे अंदर से हिम्मत आ रही है, ना मैंने कोई तैयारी की हुई है, तो मतलब ये तो गिव अप ही करना पड़ेगा। और वहां से सैडनेस, एंजाइटी, तुमको ये नहीं पता कि यू स्टिल हैव द ऑप्शन ऑफ टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। क्या हो गया? मतलब हो सकता है आप 2 सेकंड में ना कर पाओ, जो शायद कूदते तो 2 दिन में हो जाता है, शायद आपको 10 दिन लग जाएंगे, पर आप अपना तरीका तो खुद ही आइडेंटिफाई करोगे ना। वही तो वो तरीका खुद के लिए आइडेंटिफाई करना और अलग अलग सोल्यूशंस आपके हिसाब से आपके लिए बनाना, उसके लिए रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। वही अपनी इनसिक्योरिटी से जो डील करने का आपने बताया तरीका, मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगी आपकी मेरा तो मतलब ऑलमोस्ट हर चीज से डील करने का यही तरीका है कि मैं छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करती हूँ। जैसे अगर मैं लिख भी रही हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं होता कि एकदम से एक कविता आ गई है पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। मेरे दिमाग में एक छोटा सा सीड आता है, बस खाली एक बीज, जिसको मैं रख देती हूँ पेपर पे। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक लाइन की फॉर्म में एक थॉट आया है, उसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, पर मैंने रख दिया है। तो मेरे लिए वो एक बहुत छोटी शुरुआत है एक कविता लिखने की। फिर वो धीरे 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 उससे रिलेटेड और कुछ आता है, फिर मैं लिखती हूँ। फिर वो धीरे धीरे करके वो एक कविता की अपनी जर्नी है कि फिर वो एक पोएम बनी है। और ऐसे ही कोई भी चीज़ इनफैक्ट मेरी ज़िंदगी में हो रही है, मेरे घर पे लड़ाई हो गई है या मेरी किसी दोस्त से लड़ाई हो गई है, मेरा मूड ख़राब हो गया है, तो अब मैं अपना मूड वापस कैसे सही करूँ? मैं झट से ऐसे अभी मैं रो रही हूँ या गुस्सा हूँ, मैं ऐसे झट से यूँ नहीं हो सकती कि अब मैं खुश हो गई हूँ, ओहो एकदम से सही नहीं, मेरे को टाइम लगता है। तो फिर कौन से ऐसे छोटे 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 एक्शंस लेते हो जहाँ से आपका मूड फिर ठीक हो जाता है? जैसे मान लो मेरी किसी दोस्त से लड़ाई हो गई है, ठीक है, तो मैं घर आती हूँ, सबसे पहला सबसे छोटा स्टेप तो मेरे लिए यही है कि निधि ब्रीद होके शांत हो जा। सबसे पहले तो नेक्स्ट स्टेप, चल जाके चाय बना। चाय बनाना फॉर मी इज लाइक थेरेपी। मतलब मैं उस प्रोसेस को बहुत एंजॉय करती हूँ। मैं जब चाय बनाती हूँ तो मैं वो कुछ भी 4-5 मिनट के लिए थोड़ा भूल जाती हूँ बाहर की दुनिया, या फिर जो भी कुछ वो होता है ना कि तुम लड़के आए हो, तुम्हारा मूड खराब है, तो तुम वो थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो, या कहीं ना कहीं वही कि किसी ना किसी तरीके से वो चीज तुम्हारे दिमाग से निकल रही है, कुछ और है जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। मैं चाय तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन मुझे अदरक कूटने वाली फीलिंग होती है ना, मुझे उसमें बड़ा मजा आता है जब मैं फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ। तो वही
कि मैं चाय बना रही हूँ, फिर मैं चाय पी रही हूँ, मैंने कोई किताब उठा ली पढ़ने के लिए। ये सुनने में बहुत ऐसा लग रहा है एस्थेटिक, वाओ कैसी जिंदगी, ये तो बहुत ही सही है इसका, बट नहीं, ये प्रोसेस को तुम ऐसा नहीं है कि बहुत ब्यूटीफुल है, नहीं, तुम जब चाय बना रहे हो या पी रहे हो तुम्हारा मूड अभी भी खराब है, पर धीरे 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 वो नॉर्मल की तरफ वापस आ रहा है। फिर जब तुम्हारा मूड थोड़ा ठंडा होता है ना, तुम गुस्सा थे, गुस्सा तुम्हारा ठंडा हो गया है, तो तब तुम अगला फिर स्टेप है कि जिस बंदे से मेरी लड़ाई हुई थी मैं जाके उस इंसान से बात करने की कोशिश करूं। वो स्टेप मैं पहले नहीं ले पाती, जब मैं एकदम गुस्सा होके आ रही थी ना, तो उस टाइम मैं मतलब उस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थी कि मैं उससे जाके बात कर लूं। मैं उससे तब बात करती तो मैं उससे पक्का लड़ती, पर उससे पहले मैंने ये 2-3 छोटे छोटे स्टेप्स लिए कि मैंने चाय बना ली, मैंने पी ली, मैं थोड़ी देर बैठ गई, मैंने अपने फ़ोन में कुछ देख लिया, या फिर तो मेरा दिमाग थोड़ा ठंडा हो गया है, अब मेरे लिए टाइम है कि मैं उससे बात करने का स्टेप लूँ। तो वही मेरी लाइफ में ऑलमोस्ट जो भी चीज़ हो रही है कुछ भी, तो उसके लिए ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप्स हैं हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को टैकल करने के लिए। आपका जिंदगी को देखने का और जीने का जो नजरिया है ना निधि, वो बहुत ही, जैसा मैंने शुरुआत की थी सिंपल और सादगी से कनेक्ट करके, उसमें ना इतनी प्योरिटी है, सादगी में इतनी प्योरिटी है। मेरे फादर ना बचपन में हमें कहते थे कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। इतनी चिढ़ होती थी इस लाइन से ना क्योंकि ये लाइन हमेशा सुनने में तभी आती थी जब उन्हें हमें कोई चीज दिलानी नहीं होती थी, और जो कि अक्सर होता था क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास हाउस होल्ड, 3 बच्चे, तब हर चीज के लिए मना ही करते थे। बहुत कम सैलरी थी पापा की, तो हर बात में पापा ये शर्ट लेनी है, पापा बर्थडे आ रहा है, पापा दिवाली आ रही है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, कोई जरूरत नहीं है चीजों की। बड़ी चिढ़ होती थी इस लाइन से। ओनली इतने सारे साल फास्ट फॉरवर्ड करने के बाद आज उस सादगी का मायना समझ आता है। आज वाकई में समझ में आता है कि जब वो कहते थे कि ये सब चीजों से नहीं होती है दिवाली, ये सब चीजों से नहीं होता है बर्थडे, वो आज समझ में आता है यार वाकई, क्योंकि आज इतनी चीजें जोड़ने के बाद भी समझ आया कि यार वाकई में ये सब तो उस दिवाली और उस बर्थडे का मतलब है ही नहीं। हाँ, बर्थडे तो बर्थडे होता है और दिवाली दिवाली होती है। हाँ, ये जब हम ऐड कर देते ना कि ऐसी होगी तो ही दिवाली अच्छी होगी, ये होगा तभी अच्छा होगा, वो होगा तभी अच्छा होगा, ये सब की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दिवाली है, तुम अपने दिमाग में सोच के बैठे हो, नहीं लाइटें लगेंगी तो स्टार वाली शेप की ही लगेंगी, नहीं, हाँ। अगर तुम्हारे घर में एक दिया भी जल रहा है तो तुम्हारी दिवाली उतनी ही अच्छी है, अगर तुम अपने अपनों के साथ हो। वो जब वो कहते थे ना बर्थडे बर्थडे होता है, दिवाली दिवाली होती है, तो कहीं ना कहीं वो यही कह रहे होते थे कि अंदर होता है ये सब आपके, और अंदर से फील करना होता है कि ये दिवाली है, बर्थडे। तुम चीजों में उलझे रहते हो, मैंने ऐसे कुर्ता पहन लिया, ऐसा सूट पहन लिया तो हाँ दिवाली हो गई मेरी, ऐसे नहीं होती है दिवाली। वो अब चीज समझ में आती है। जैसे अभी आपने बताया कि आपकी लाइफ ऐसी रही है कि आप कोई भी चीज मांग रहे हो तो आपको ये कह दिया जा रहा है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। मेरी बिल्कुल उल्टी रही है। मेरी लाइफ वैसी रही है कि पापा ने कभी किसी चीज की कमी होने ही नहीं दी। कंप्यूटर चाहिए ले लो, है ना, नए कपड़े चाहिए चलो दिला के लाता हूँ, खुद के लिए नहीं ला रहे पर हमें दिलाने के लिए ले गए हैं। मेरा बर्थडे है या बहन का बर्थडे है एंड मे बी कुछ घर में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है जिसका हमको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, बट स्टिल हमें सेलिब्रेशन चाहिए तो हमें मिल रहा है। हमें कभी ऐसे चीज़ों की कमी तो हुई ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, कभी ऐसे चीज़ों की कमी हमें कभी नहीं हुई। लेकिन हमने हमेशा, जैसे मैं आपको बता रही थी ना, हमने हमेशा इंसानों की कमी फील करी है, इंसानों के होते हुए। इसीलिए मेरा दिमाग वैसा हो गया है कि क्या करूं मैं चीज़ों का, जो भी है कि चीज़ों को लेकर कहाँ जाऊं। ठीक है, वही ना, ये इतनी लेयर्ड बातें हैं ना, ये इतने लेयर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं कि ये बहुत आसान नहीं है एक तरीके को एक्सेप्ट कर लेना और दूसरे को रिजेक्ट कर लेना, क्योंकि इसके बीच में जो सारा ग्रे है ना, उसी में हमारी लाइफ चल रही है और उसी में सारे रिश्ते भी चल रहे हैं। तो इतना आसान नहीं है किसी से कट ऑफ कर लेना या किसी के आइडिया से अपनी जिंदगी उस तरीके से चला लेना। तो ये मुझे उम्मीद है कि ये ना बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये हर इंसान की कहीं ना कहीं एक, स्पेशली पेरेंट्स के साथ। अभी मैं अपने एक और गेस्ट प्रिंसी से बात करी थी इसी बारे में कि हमारी लाइफ के 2 रिश्ते होते हैं ना, एक जहां से हम आते हैं यानी कि हमारे पेरेंट्स, और एक जहां हम जाते हैं यानी कि हमारा पार्टनर। ये 2 रिश्ते हैं ना, इनके साथ ही इनसे हमारा बहुत सारा ट्रॉमा, बहुत सारा इमोशनल बैगेज, बहुत सारी प्रोसेसिंग, बहुत सारी इनर वर्ल्ड रिलेटेड चीजें, वल्नरेबिलिटी, इनसिक्योरिटीज, फियर, बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं इन 2 जगहों से, 2 रिश्तों से। और ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड तो होते हैं, मतलब इतना आसान नहीं होता कि आप छोड़ ही दो कि भाई मेरे पेरेंट्स जो मर्जी कहें भाड़ में जाए, नहीं कर सकते यार आप, क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजें जो उन्होंने आपको दी हैं। सेम थिंग इज विद योर पार्टनर। तब ये दोनों रिश्ते ना बड़े उलझे से रहते हैं।
कोशिश कर रहे हैं इसको सुलझने की और सुलझाने की। मेरे को तो ऐसा लगता है हम पेड़ हैं, जो मैं आपको कह रही थी ना थोड़ी देर पहले, कि हम कोशिश तो करते हैं सुलझाने की, लेकिन यार हम पेड़ हैं। और दिक्कत यही है कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, हमारी उम्र बढ़ रही है, हमारी उलझन भी बढ़ रही है। हम सिर्फ बड़े और घने नहीं हो रहे, हम उलझते भी जा रहे हैं। निधि, जाते जाते मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहती हूँ, जो मैं अपने सारे गेस्ट से पूछती हूँ। वो ये है कि जिंदगी में अब तक आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जिस भी चीजों से आप गुजरी हैं और जो भी आज आप कर रही हैं, आपके लिए सक्सेस के मायने क्या है? यार मेरे लिए ऑनेस्टली बताऊं तो सक्सेस का मायना यही है कि तुम खुश रह पा रहे हो या नहीं, तुम जो भी कर रहे हो वो करके। क्योंकि ऑल्दो मेरे सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट और लोगों को लगता है कि ये तो बहुत सक्सेसफुल है। मैं कहीं पर जाती भी हूँ तो मेरा इंट्रोडक्शन लोग ऐसा देते हैं कि स्टार और ये वो, कि मतलब वैसा वाला इंट्रोडक्शन कि जो ये इंसान आया है ये बहुत ही सक्सेसफुल इंसान आया है हमारे बीच में। लेकिन मैं अंदर फील नहीं कर पाती कि मैंने सक्सेस को प्राप्त कर लिया बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा दिल जानता है कि मैं कहीं ना कहीं खुश नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि वो काम करके खुश नहीं हूँ, बट हो नहीं पा रही। ऑल्दो मैं काम वही कर रही हूँ जो मेरे को पसंद है, बट स्टिल लाइफ में और भी दिक्कतें चल रही हैं। सारी चीजें एक साथ फिट नहीं बैठ रही हैं। हाँ, फिलहाल के लिए अभी तो बहुत जिंदगी में आगे एक्सपीरियंसेस बाकी हैं, मुकाम बाकी हैं। मेरे को ना किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी और मुझे फिलहाल के लिए मैं उस बात से मतलब उसी बात को अपने जहन में लेके चल रही हूँ। तो मेरे से एक दोस्त ने कहा था, जब ऐसे ही एक दिन मैं बातें कर रही थी उससे, अपनी तकलीफें शेयर कर रही थी कि यार ऐसा हो रहा है ज़िंदगी में, पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं ये वो। तो उसने मुझे बोला कि यार निधि, इतना क्यों लोड ले रही है? तुझे पता है 20s इज लाइक अ वर्कशॉप। अभी तुझे सब कुछ समझ नहीं लेना है कि ये ही करना है एग्जैक्टली। अभी तो तेरी समझने की जर्नी चल रही है। तो वही कि मेरे को पता है कि मैं आज खुश नहीं हूँ, बट आई हैव दैट होप इन माई हार्ट कि कभी तो मैं ज़रूर होंगी। क्योंकि अभी मेरी वर्कशॉप चल रही है, मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। डेफिनेटली होगे आप खुश, क्योंकि आपको बहुत सही एडवाइस मिली है। हम लोगों की जो कंडीशनिंग है ना, जो हमें बताती है कि हमें आज ही सब कुछ फिगर आउट कर लेना है, आज ही सब कुछ सुलझा लेना है और बिछा लेना है अपने प्लान के हिसाब से। लेकिन एंजॉय करो, 20s is like a workshop. Yeah, it's a workshop and it's a great opportunity for you to learn and discover so many things about you. Yeah. जो निधि अपने आप को 5 साल पहले जैसा देखती थी, शायद आज वो नहीं होगी। और जब आप 5 साल आगे चले जाओगे ना, फिर जो आज की जो निधि हो ना और जो उसकी तकलीफें हैं वो नहीं होंगी। तो समय बहुत कुछ सिखाता है और आपको बहुत अपना रास्ता फिगर आउट करने में मदद करता है। So, Exactly. I wish you all the best for that. Thank you निधि, द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में आने के लिए और अपनी जर्नी को इतने ब्यूटीफुल, सिंपल, सादगी भरे तरीके से हमारे साथ शेयर करने के लिए। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते दोस्तों, आप मुझे देख रहे हैं द जर्नी विद इन पॉडकास्ट पे इन कॉन्वर्जेशन विद शोभा राणा। हमने बड़ी सारी बातें करी और हमें बड़ा सारा मज़ा आया। हमने बड़ी सारी उलझनों की बातें करी जिसके ज़रिए हम काफ़ी सुलझे भी। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन भी दबा लेना ताकि ये थेरेपी सेशंस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। आपको इस एपिसोड में सबसे प्यारी बात क्या लगी वो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो इस तरीके का कंटेंट होता है ना, जो बहुत रियल होता है, बहुत ऑर्गेनिक होता है, उसको सच में रियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जो क्लिक बेटी कंटेंट होता है ना, ट्रेंडिंग वाला, वो तो अपने आप चल जाता है क्योंकि ट्रेंडिंग म्यूजिक का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन हमारी आवाज़ों को, इस तरह के कॉन्टेंट को आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। सो डू सपोर्ट द चैनल। थैंक यू सो मच।